नमस्कार। मैं वरुण सिन्हा एक बार फिर से आप सभी का अनुभवी रेनेसा के इस भाग में स्वागत करता हूँ। अनुभवी रेनेसा एक कोशिश थी लॉकडाउन के वक्त जो नाटककार और रंगकर्मी है उनसे जुड़कर जो दर्शक हैं या जो कुछ लोग जो नाटक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन तक किस तरह से उन बातों को पहुंचाई जाए जो उनके जीवन को, उनके काम को ऊंचाइयों तक लेके जा सके। अब अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, धीरे-धीरे हॉल्स भी खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी दर्शक हॉल तक पहुंचते नहीं हैं। कहीं न कहीं एक डर जो उनके अंदर है, वो अभी पूरी तरह से बाहर निकला नहीं है। तो हमारी कोशिश जारी है कि हम अपने हर सेगमेंट में कुछ ऐसे नाटककार, रंगकर्मी, कलाकार को लेकर के आएँ, जो दर्शक हम तक नहीं पहुँच पाते हैं, हम उन तक पहुँच पाएँ। उन बातों को पहुँचा पाएँ, जो उनके जीवन के लिए प्रेरक हो, जो उन्हें जीवन में नई गति प्रदान करती हो। अनुभवी रेनेसा के इस भाग में हम जिनसे बातचीत करेंगे, वो एक कुशल अभिनेता तो है ही, साथ ही साथ नाटक की जो गठन प्रक्रिया होती है या यूँ कहें कि एक कुशल ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। ट्रेन के टिकट से लेकर के मंच तक वो पूरी तरह से सक्रिय है। उनकी पहचान भारत के शायद ही ऐसे कोई रंगकर्मी होंगे जिन तक ना हो। हम स्वागत करते हैं मिस्टर ओम पारीक जी का। नमस्ते ओम जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं वरुण सिन्हा, रेनेसा की तरफ से आपसे बात करने का मुझे एक मौका मिला है। मुझे याद है कि मैं आपसे एक बार बहुत पहले मिल चुका हूँ, तकरीबन 2001 या 2 में। जी, शायद याद नहीं है आपको और याद होगा भी नहीं क्योंकि मैं बहुत कम वक़्त के लिए था वहाँ पे। जी, जी, जी। जी, मेरे जो ज़हन में जो बात है, जो याद है, उस वक़्त शायद जो रिहर्सल्स हो रहे थे वो माता दीन चाँद पे, उसके रिहर्सल्स हो रहे थे। जी हाँ, तो मुझे आज भी वो बातें याद हैं कि जब भी ब्रेक होता और जब भी हम रिहर्सल के लिए थोड़ी देर के लिए रुकते, तो उषा जी हमेशा आपको ढूँढती। हमेशा ही आपको ढूँढती रहती है, आपके ही नाम आते चारों तरफ और सारे लोग आपको ही ढूँढते रहते थे और ये एक माध्यम है जहाँ से कि मुझे दोबारा आपसे मिलने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं जुड़ पाया आपसे और मैं जान पाऊँगा, मेरे साथ-साथ और भी सारे लोग जान पाएँगे कि आपकी जो रंगकर्मी की जो यात्रा है, वो कैसी रही। रंगकर्मी की तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रंगकर्मी से पहले अ, ये जाने कि आप नाटक की तरफ कैसे आए? नाटक से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? जी, ऐसी नमस्कार वरुण सिन्हा जी। रेनेसा को, आपको, जो भी लोग देख रहे होंगे उनको या जो मुझे जानते होंगे सबके प्रति मेरा आभार, आशीर्वाद और प्यार। अ, मैं वैसे विस्तार से बताऊँगा मैं रंगकर्मी से या थिएटर से कैसे जुड़ा बाद में। हुँ, हुँ। सबसे पहला मेरी गुरु जो आज उषा गांगुली जी बड़ी बदकिस्मत है हम लोग जो असमय ही चली गई, उनकी आत्मा को शत-शत प्रणाम मेरी ओर जी, से। जी। अ, आपने कहा 2001-2 में हो सकता है कब उम्र के चलते थोड़ी याददाश्त कहीं गुम हो गई हो, लेकिन एक्चुअली हुआ यूँ कि रंगकर्मी में इतने लोग आते थे, बहुत ज़्यादा, तो मतलब तो थोड़े दिन ज़्यादा रहा तो उसके साथ काम पड़ता था। तो एक बार जिसके साथ काम पड़ गया, मैं याद, ये मेरा दुर्भाग्य है कि उस वक़्त उतना शायद मैं याद न रख पाया। माता दिन चाँद पर हो रहा था, उसमें वो सूर्यकांत तिवारी जी थे जो आज नहीं है हमारे हुँ, बीच हुँ। में, उनको भी मेरी ओर से प्रणाम। अब आपने जो पूछा कि मैं थिएटर से कैसे जुड़ा, हुँ, हुँ। अब ये बड़ी एक रोचक कहानी है और इस मेरे से अगर कोई नए दर्शक देख रहे हों या कुछ जानना चाहते हो तो ये सीख सकते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके अंदर लगन हो, निष्ठा हो, कर्मठता हो, कुछ कर गुजरने की अगर तमन्ना हो तो।
रास्ता कठिन है। मेरा थिएटर से कोई लेना-देना नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, थिएटर के थ से भी परिचय नहीं। मैं बिल्कुल एक रूढ़िगत मारवाड़ी परिवार से बीकानेर के पास एक नापासर छोटी-सी जगह है, वहाँ से पढ़ के मैं बीकानेर आया, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन के लिए आया। थिएटर क्या मतलब संस्कृति से भी कोई लेना-देना नहीं। बड़े अभाव में पले, बस स्कूल जाओ, घर आओ और जैसे होते हैं नॉर्थ इंडियंस बड़े रूढ़िवादी होते हैं। तो कोई थिएटर से मेरा कोई यही नहीं था। मैं ना जानता था थिएटर को क्या होता है, ये चीज़ क्या है। फ़िल्म ज़रूर जानते थे, कि फ़िल्म नाम की कोई चीज़ है। अब हुआ यूँ कि मैं जब बीकानेर से मैंने ग्रेजुएशन किया, तो मुझे लगा मैं बड़ा खाली-खाली महसूस करता था कि किताबी ज्ञान हो गया, कुछ नहीं सीख पाया मैं। तो वहाँ एक हमारे प्रोफ़ेसर थे, उनसे मैंने पूछा कि सर मैं कुछ अंदर से ये फ़ील कर रहा हूँ कि मैं कुछ बना नहीं। तो उन्होंने बड़े ताज्जुब से कहा, "क्या बनना चाहते हो? भई अभी तो ग्रेजुएशन हुआ है तुम्हारा, आगे तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करने की इच्छा ज़ाहिर की तुमने, तो क्या अभी क्या बनना चाहते हो?" मैंने कहा, "वो बनना नहीं सर, किताबी बातें तो बहुत हो गई। मैं कुछ भी नहीं जानता किताबों के अलावा।" तो तब तक थोड़ा-सा ज्ञान हो गया था कि पेंटिंग क्या होती है, ये क्या तो मैंने कहा, "मैं कुछ भी नहीं जानता। न पेंटिंग जानता हूँ, न म्यूज़िक जानता हूँ, न डांस जानता हूँ, न कुछ भी नहीं जानता। मैं कुछ करना चाहता हूँ ताकि मेरा कोई अस्तित्व बने।" तो एक ये अंदर था तो उन्होंने कहा कि तुम संस्कृति से जुड़ जाओ। अब ये संस्कृति क्या है ये समझ में आया नहीं मेरे को। तो उन्होंने कहा क्या तुम पसंद करते हो? मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं मालूम मैं ज़ीरो हूँ। तो उन्होंने एक सलाह दी कि तो जो कॉलेज के छोटे-मोटे कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर तुम हिस्सा लो। मतलब ये जो थिएटर की शुरुआत है, छोटे-छोटे कार्यक्रम है। वहाँ से थोड़ा-सा मन में ये पैदा हुआ कि भई थिएटर नाम की कोई चीज़ है, थिएटर से हम जुड़ सकते हैं। तो हल्का-हल्का कॉलेज में शुरू किया। अब चूँकि मैं स्नातक हो चुका था, आगे पढ़ना था लेकिन रोज़गार का अभाव था। तो रोज़गार की तलाश में जो सारे नॉर्थ इंडियन जो पुराने कलकत्ता पूरा भरा है, उनकी त्रासदी यही है। अब नहीं वो पलायन बंद हुआ है थोड़ा, कि माँ-बाप जहाँ जिसका जो परिचय है उनके पास भेज देते थे, कि जाओ वहाँ कुछ जॉब होगा। तो ज़ाहिर है कि मैं भी मेरे बड़े भैया थे कलकत्ता में, मेरे मामा जी थे, तो मैं कलकत्ता आया। कलकत्ता आके जॉब ढूँढने लगा। लेकिन वो कीड़ा जो है ना वो घुस गया था मेरे अंदर। उसको मैं साथ लेके आया था। वो कीड़ा वो ज़िंदा आज भी है और तकलीफ़ दे रहा है मेरे को कि मुझे थिएटर करना है। तब तक मैंने थिएटर को उतना जाना नहीं था, बस करना है। एक अंदर छुपी हुई चीज़ ये भी थी किसी मित्रों ने या कहाँ से घुस गई जो गलत थी, जो बहुत बाद में निकली मेरे। इसलिए कोई अगर दर्शक ये सुन रहे हैं तो मैं उनसे सलाह दूँगा कि अरे थिएटर करेंगे तो फ़िल्मों में चले जाएँगे। माने कुछ देखा नहीं, चेहरा नहीं देखा, मोहरा नहीं देखा, प्रतिभा है नहीं, कुछ जानते नहीं हैं। अंदर एक चीज़ समावेश कर गई कि भई मैं थिएटर के ज़रिए फ़िल्मों में भी हम जा सकते हैं। अब चूँकि उम्र कम होती है, समझ में आता नहीं है, दिमाग में ये चीज़ हल्की-सी घुस गई थी। तो ये भी कहीं न कहीं कचोट रही थी, प्रेश कर रही थी मेरे को कि चलो थिएटर करो तो हो सकता है सिनेमा में जाने का मौका मिल जाए। अब हुआ यूँ कि कलकत्ता में जॉब करते-करते थोड़े बहुत जो ऑफ़िस के कार्यालय थे, वहाँ पे छोटे-मोटे नाटक हैं, वो करने लगा मैं। करते-करते एक दिन मैं शुरुआती दौर में मैं ये बता दूँ शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मैं रंगकर्मी से पहले अदाकार में डायरेक्टर थे श्री कृष्ण कुमार जी, आज नहीं है वो। तो कृष्ण कुमार जी से पहले मैं जुड़ा अदाकार से। 1-2 नाटकों में 1-2 कोई आया नहीं था, उनका अभिनय मुझे करना पड़ा इमरजेंसी में, तो उन्होंने कहा, "अरे! तुम तो लंबा" मैं था बहुत दुबला-दुबला, "नहीं अच्छा कर लेते हो, ठीक है, तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है।" उन्होंने साफ ही कहा और सचमुच मेरी हिंदी खराब थी। अब इस विषय में आगे बताऊँगा कैसे ठीक किया मैंने इसको। तो वहाँ से मैं अदाकार से करते-करते फिर एक यवनिका संस्था थी जिसको स्थापित किया गया। उस वक़्त मणि मधुकर जी कलकत्ता आए हुए थे। स्वर्गीय मणि मधुकर जिनका जी, रसगंधर्व मेरा पहला नाटक था। रसगंधर्व के बाद बुलबुल सराय किया मैंने।
और बुलबुल सराय करते-करते ये 2 नाटक करते, उसमें उमा जायसवाल आज भी हैं, प्रताप जायसवाल की पत्नी, वो मेरे नाटक की पहली हीरोइन थी। हाँ, हाँ। तो वो लोग उसमें पल्लवी मेहता थी जो आज गुज़र गई, बड़ी गुजराती फ़िल्मों की नामी अभिनेत्री भी रही हैं वो। तो ये 2 नाटक करने के बाद मणिमोहन गुरजी ने, मैं बीच में बता दूँ, बाद में अनामिका में आपके दुलारी बाई भी किया था। वो अच्छे लेखक भी थे, निर्देशक भी थे। अब यहाँ करते-करते अब मैं जुड़ा उषा जी से, कि वहाँ उनके जो प्रथम सचिव थे, आज हैं या नहीं अब मैं पता लगाने में जुटा हूँ, श्री आत्मानंद सिंह, जो रंगकर्मी के पहले सचिव थे, रंगकर्मी के फाउंडर मेंबर भी थे। अब वो हैं या नहीं मैं आज तक पता नहीं लगा पाया। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग एक नया ग्रुप बनाएँगे, वहाँ पैसा मिलेगा। मैंने कहा यार थिएटर में पैसा? सुना नहीं मैंने तो। क्योंकि इसके पहले अब थोड़ा बहुत मैं जान चुका था कि कौन कृष्ण कुमार जी हैं, कौन अनामिका है, कौन संगीत कला मंदिर है, थोड़ा बहुत परिचय हो चुका था। लेकिन मुझे थिएटर की समझ अभी भी नहीं आई थी। ठीक है, 2 प्लेज़ मैंने कर लिए, थोड़ा बहुत सीख लिया भी अभिनय कैसे होता है, क्या मेरे अंदर ख़ामियाँ हैं, थोड़ा बहुत जाना मैंने। अब मैं आया संपर्क में उषा जी के, जहाँ तब तक रंगकर्मी की कोई स्थापना ही नहीं हुई थी। वहाँ आते ही मेरा जिनसे मुलाकात हुई, मैं तो दंग रह गया, मेरा माथा घूम गया। शंभू मित्र, रुद्र प्रसाद सेनगुप्त, उषा जी के हस्बैंड स्वर्गीय कमलेंदु गांगुली जी सीपीआई के बहुत बड़े लीडर थे। वहाँ पे कुछ और भी नामी हस्तियाँ वामपंथी, इस ग्रुप के पीछे वामपंथियों का बहुत हाथ है, शायद कुछ लोग न जानते होंगे। कमलेंदु गांगुली जो उषा जी के पति थे, वो खुद एक सीपीआई के बड़े लीडर थे। उनका उठना-बैठना, भई कुछ थिएटर की बातचीत करें, एक माधुरी दीक्षित जी हैं स्वर्गीय, जो आज नहीं है हमारे बीच। उस वक़्त 2 और फाउंडर मेंबर थे, उनमें से एक ज़िंदा हैं, श्री वीरेंद्र मल्लिक, एक श्रीकांत मंडल जो गुज़र गए। तो ये एक जमावड़ा हो रहा था कि भई एक थिएटर को कुछ काम करें, मिलें। अब मैंने सोचा इन लोगों के बीच मैं बौना एकदम आदमी, क्या कुछ अपने आप को बहुत बौना महसूस कर रहा था। पर कहीं न कहीं लेकिन मुझे एक चीज़ लगी जो मैं आज बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मुझे लगा कि इस जगह से मैं सही मायने में शिक्षित हो सकता हूँ। और मैं ये आज बात बड़े खुले रूप से छाती ठोक के कहना चाहता हूँ, ये सबके लिए है कि थिएटर मनुष्य को एडुकेट करता है। मैंने थिएटर से अपने आप को एडुकेट किया, मैंने थिएटर से अपनी जनरेशन बदली है। मेरे 2 लड़कियाँ हैं, आज उनको ये नहीं सोचना है। छोटी लड़की खुद अभिनय करती है, वो यहाँ अभी संबंधित बात है नहीं, मीनल पारी, अच्छी अभिनेत्री, रंगकर्मी में 3 साल से अभिनय कर रही थी। तो अब देखिए उनका एक पूरा जनरेशन बदल गया, उनको ये नहीं सोचना है, क्या करना है, कि उनको समझ आ गई। क्योंकि मैं थोड़ा अपने आप को मैंने एडुकेट किया थिएटर से। कैसे किया इस लाइन में मैं आता हूँ धीरे-धीरे। जी, तो ये एक मैं कहना चाहता हूँ थिएटर इज़ एडुकेशन। बिल्कुल। आपको ये शिक्षित करता है। आप इससे ये मत सोचिए इससे आपने क्या धन प्राप्त किया, क्या यश प्राप्त किया। बहुत दिया वरुण जी मेरे को थिएटर ने। थिएटर की अपनी असंगतियाँ हैं, अपने द्वंद हैं, अपने मतभेद हैं। थिएटर का कोई दोष नहीं। हम जो थिएटर करने वाले हैं उनके अपने द्वंद हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन थिएटर अपने आप में बहुत उम्दा और बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है, ये व्यक्ति को शिक्षित करता है। बिल्कुल। तो अब वहाँ पे मैंने शम्भू मित्र, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता इनको देखा तो मैं तो भौचक्का रह गया कि इनके बीच हम क्या करेंगे? तो एक दिन ऐसे ही शम्भू मित्र के मिलने गया मैं नंदीकार में, उस वक़्त मुद्रा राक्षस नाटक हो रहा था। तो चूँकि मैं राजस्थान से आया था, इतना कलर का सेंस नहीं था मेरे को। तो देखिए कैसे मैं थिएटर बदलता है, मैं वो इसलिए आपको ये सब बातें संदर्भित है। वैसे तो बहुत वक़्त लग जाएगा बोलने जाऊँ तो, लेकिन चूँकि मैं लाल शर्ट, काला शर्ट ये सब पहन के गया, तो एक दिन शंभू मित्र रुद्र को बांग्ला में बोले, "रुद्र এই যে ओम लाल कालो পরে খুব ভালো ना?" अब हम समझे नहीं उसको। तो नेक्स्ट दिन हम रुद्रदा को पूछे, रुद्रदा बोले, "তোমাকে বেটা শম্ভুদা প্যাঁচ দিয়েছে। এ কি পড়ছো? লাল, কালো, নীলো।"
अब रुद्रदा ने समझाया कि देखो लाल, काला, पीला, नीला कपड़ा पहनने में समस्या नहीं है, लेकिन तुम थिएटर के व्यक्ति हो, तुमको सेंस होना चाहिए कि इस कलर का क्या अर्थ है। अब तुम बाद में सेट को देखोगे, मंच को देखोगे, तुमको पता लगना चाहिए लाल किसको रिप्रेजेंट करता है, नील किसको करता है, काला किसको करता है। तब मेरे को समझ में आया कि कॉस्ट्यूम तो थिएटर में बहुत बड़ा अंग है। सेट, कॉस्ट्यूम, तो बोले कॉस्ट्यूम जो है ये क्या होना चाहिए। तो खुद पहले पहनना सीखो, सोचो, तब ना इसको मंच पर अप्लाई कर पाओगे। वहां से मुझे ये हल्का हल्का परिवर्तन, फिर मैंने अपना चेंज किया पहनावा, जो ठीक उसमें कोई महंगे और सस्ते की बात नहीं है। क्या अच्छा लगता है, क्या आंख में किसी के लगता है या नहीं लगता है, सेंस है या नहीं, वो एक थोड़ी समझ आई। तो यहाँ से शुरू होते होते फिर रंगकर्मी में कमलेंदु गांगुली बहुत बोलते थे कि भाई कैसे करना है, वैसे करना है। तब तक उषा जी जो हैं वो ऑलरेडी उषा जी थिएटर कर रही थी, संगीत कला मंदिर में कर रही थी, बेसिकली वही रेगुलर करती थी। लेकिन जो मूल मुद्दा था रंगकर्मी का, पता नहीं आज के लोग इस बात को जानते हैं या नहीं, कि रंगकर्मी की स्थापना का मूल मुद्दा ये था कि उस वक्त का हिंदी थिएटर एक एलिट वर्ग के लिए सीमित था। इनके नाटक जो देखने आते थे, अब मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय कह लीजिए, एक आम आदमी तक ये वो थिएटर तब तक पहुंचता नहीं था। अब आम आदमी का आप क्या अर्थ लगाएंगे। आज मान लीजिए मैं कहूँ अगर कोई जूट मिल वर्कर है, रिक्शा वाला है, साधारण आदमी है, कोई भी है जो जो एक निम्न स्तर में नहीं कहना चाहता, लेकिन जो एक आम व्यक्ति है, उस तक ये हिंदी थिएटर पहुंचा नहीं था तब तक। तो इस तक ये थिएटर पहुंचाया जाए, तो अब इसके लिए अलग आपको एक संस्था बना के आपको काम करना पड़ा, क्योंकि उनके संग आपका ये मतादर्श मिलेगा नहीं। अब शुरू-शुरू में रंगकर्मी की स्थापना के बाद कहा गया कि भई ये वामपंथियों का दल है, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन विचार ये थे कि हमें आम दर्शकों तक माने अच्छे नाटक ज़्यादा लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन कम खर्च में करना है, ये हमारा उद्देश्य था। तो इसको लेकर के एक रंगकर्मी की स्थापना होने की बातचीत बनी। तो पहला आपका जो प्रश्न था, बाद में और आएँगे दूसरे प्रश्न, क्योंकि मैं थिएटर से कैसे जुड़ा? जी, ये ऐसे मैं थिएटर से जुड़ा और आज तक जुड़ा हूँ, उससे अलग भी नहीं हुआ। मैं पहले ही जैसे कहा कि थिएटर ने मुझे बहुत दिया, अपने आप को मैंने शिक्षित किया। और देखिए वरुण जी, मैं कहना चाहूँगा कि थिएटर आप कहाँ-कहाँ काम आता है आपके लिए, कि आप अच्छे अभिनेता बनते हैं, थिएटर का सेंस आपको आता है, कलर का सेंस आता है, कॉस्ट्यूम का आता है, बातचीत करने का सलीका थिएटर सिखाता है। हम जी, और आज आप बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल, उच्च स्तरीय की है या अच्छी है, बुरी है, वो अलग बात है। कहीं तो एक प्लेटफ़ॉर्म पे अपने बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल। ये भी तो थिएटर के माध्यम से ही कर रहे हैं। जी, नहीं तो क्या है, कौन बहुत है, अभी लॉकडाउन में तो करोड़ों लोग बैठे हैं। तो ये थिएटर सिखाता है आपको, कैसे आप बात करेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे। मैं रंगकर्मी की आपने तो देखा होगा, रिहर्सल में घुसने से पहले लाइन लगती थी जूतों की, एक कतार जी, रख करके जी। आप ये जो अनुशासित ढंग से आप रहें, ये भी सिखाया। अब यहाँ जब मैं आया, अभी जहाँ हूँ साउथ इंडिया में, कोयम्बटूर में, हुँ, हुँ। अम, शायद बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, वापस लौट रहा हूँ मैं कोलकाता। तो खुशबू वो मेरी अच्छी खबर हो सकती है। बहुत सारे अ, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी, यहाँ जब मैं आया तो ये एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी थी। अब यहाँ मुझे जनरल मैनेजर बना दिया गया, बड़ी कंपनी। मैंने कहा मैं थिएटर का आदमी, ठीक है वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में मैंने किया, वहाँ तक पढ़ा था, लेकिन मैंने ये सब प्रोडक्शंस के काम किसी कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस के कभी नहीं किए। आ तो गए, मैंने कहा मुझे देखना क्या है? बोले आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट देखना है। मैंने वरुण जी, मैं साफ तहे दिल से स्वीकार करता हूँ ईमानदारी से, मैंने नया कुछ भी नहीं किया। जो थिएटर में सीखा था, उषा जी के सानिध्य में रह के जो अनुशासन मैंने सीखा, मैंने वही इस्तेमाल किया कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, डिसिप्लिन रहना, थोड़ा कड़ाई से, क्योंकि हम बहुत कड़ाई में रहे हैं। आपने जितने दिन रहा बिल्कुल, उन्होंने देखा बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। वहाँ और थिएटर ग्रुप्स की तरह वो नहीं था। हुँ, हुँ। बहुत अनुशासन में आपको रहना पड़ता था।
वही सब किया और इनको बहुत पसंद आया। अरे भाई आप ये क्या आपने कोई आईएएस की परीक्षा की है? मैंने कहा भैया मैंने कुछ नहीं किया है। उनको क्या बोलूँगा मैंने थिएटर के अलावा कुछ किया ही नहीं। कुछ कहेंगे। तो ये इस तरह से देखिए एक संगठन में एक कैसे एक आप अपने निजी जीवन में, पब्लिक लाइफ में भी आपको थिएटर कहाँ तक हेल्प करता है, कितनी बड़ी हेल्प करता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस तरह से थिएटर ने मुझे शिक्षित किया, मुझे एक इंसान बनाया, अच्छा इंसान बनाया। म थिएटर ने तो अच्छा बनाया, अब मैं कितना अच्छा बना या नहीं बना, ये आप लोगों पर और दर्शकों पर डिपेंड करता है। लेकिन थिएटर ने ये राह दिखाई मुझे। तो इस तरह से मैं संक्षेप में कहूँ तो इस तरह से मैं थिएटर से जुड़ा। जी। आगे आप बढ़ाएँगे तो फिर और जी, जहाँ तक अनुशासन की बात है तो लास्ट ही मैं एक बातचीत ऐसे ही कर रहा था जो माइम के एक्टर देव कुमार पॉल आप जानते ही हैं, देबूदा जी, तो उनसे भी बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि जब वो उनको स्कॉलरशिप मिला और वो इंग्लैंड गए थे, तो पहले दिन उनको वहाँ पे कुछ ऐसा काम दिया है कि बर्तन साफ करना है और सारी चीज़ें करनी है, तो पहले उन्हें बहुत लगा लेकिन जब बाद में उन्होंने पूछा तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बताया कि ये काम उन्हें इसीलिए दिया गया क्योंकि वो थिएटर से हैं। क्योंकि जी, वो देखिए समझ सकते हैं कि जो थिएटर से लोग आते हैं उनके अंदर एक अनुशासन होता है और इसीलिए उन्हें वो काम दिया गया ताकि बाकी लोग भी ये बात समझें। तो ये जी, बहुत जी, ही बिल्कुल। बड़ी बात है, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बड़ी है बात। आज भी मैं कहता हुँ, हूँ, आज भी थिएटर उसी जगह है, हुँ, हुँ, वही है। अगर आप सही तरीके से करना चाहें तो हुँ, कीजिए, बेशक। हर हुँ, किसी युवा वर्ग को मैं सलाह दूँगा कि हुँ, थिएटर ज़रूर कीजिए। ज़रूर। जी, जी। हम ऐसे आगे बढ़ते हैं कि आपने खुद भी अभी आपने ये बात बताई कि रंगकर्मी से पहले भी आप बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किए। जैसे आपने रुद्रदा का नाम बताया, शंभू मित्रा जी एम के रैना जी के बारे में मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी, उनके साथ आपने काम किया है। तो एक अभिनेता के तौर पे जब हम बहुत ही अलग-अलग निर्देशक के साथ काम करते हैं, रंगकर्मी के साथ काम करते हैं, तो सबका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग होता है। तो ये एक अभिनेता के लिए कितना हेल्पफुल है और वो कैसे उन्हें आगे जो काम करना है उसमें मदद करता है? अगर आप ये बात बताएँगे तो शायद जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत ही मददगार होगा ये बात। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हर निर्देशक का अपना एक अलग तरीका होता है काम करने का और हर अभिनेता का ये धर्म है कि उस निर्देशक से जितनी उसके पास अच्छाइयाँ हैं, वो आप सीखें। तो देखिए आपको गुरु तो किसी न किसी को मानना पड़ेगा। बिना गुरु ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। गुरु आपको मानना पड़ेगा। तो थिएटर में तो गुरु निर्देशक ही होता है, जो आपको सिखाता है अंगुली पकड़ के। मैं आपकी उस बात को ऐसे आता हूँ कि सबसे पहले तो मैं जुड़ा था कृष्ण कुमार जी से रंगकर्मी बनने से पहले। कृष्ण कुमार जी अदाकार नामक संस्था चलाते थे, अच्छे निर्देशक थे। लेकिन उनका काम करने का तरीका पारंपरिक तरीके से जो थिएटर होता है उस तरह का था। कोई बहुत बड़ा मॉडर्न थिएटर का अप्रोच लेके वो नहीं करते थे। हो सकता है उस वक़्त उतना बदलाव भी नहीं आया था कि समय के संग थोड़ा बदलाव आता है, थिएटर में भी आता है, अप्रोच में आता है, दर्शकों में आता है और उनसे मैं बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाया थिएटर की बात। 3 चीज़ें उनसे सीखी मैंने। एक वो खुद भी समय के पाबंद थे, समय पे आप आइए। एक उनका कृष्ण कुमार जी आज हैं नहीं, मैं उनको नमन करता हूँ। उनसे एक चीज़ जो मैंने सीखी कि भैया धैर्य रखो, थिएटर में धैर्य बहुत ज़रूरी है। आते ही मैं आगे अच्छा रोल मिल जाएगा, मैं अब क्या करूँगा? अपना काम करते जाओ और थोड़ा पेशेंस रखो। धैर्य नहीं रखोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो ये उनसे एक सीखा और एक कमिटमेंट कृष्ण कुमार जी हमेशा ही कहा करते थे कि भई आप जितना कर रहे हो अपने कमिटमेंट से करो। उसके बाद मणि मधुकर के जी के संपर्क में आया, तो मणि मधुकर जी मुझे निर्देशक से ज़्यादा लेखक की हैसियत से ज़्यादा प्रभावित किया उन्होंने। लेखक वो थे, उनके अपने नाटक थे, बहुत अच्छे लेखक थे उनके और वो थोड़े पॉलिटिकल सटायर को बहुत अच्छे ढंग से करते थे। मणि मधुकर जी के पास आने के बाद हल्का-सा थोड़ा मॉडर्न थिएटर का मतलब देखने को मेरे को उसकी देखने की एक झलक मिली कि ये थोड़ा हटके है।
लेकिन तब तक मैं कोई खास थिएटर की चीज़ सीख नहीं पाया था, मैं ईमानदारी से कहूँ तो। हाँ, थोड़ा-सा पॉलिश होती है ना, तो पॉलिश हो रही थी कि भैया हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें सीखा ज़रूर, बिल्कुल सीखा मैं। अब मूल परिवर्तन हुआ जब मैं रंगकर्मी से शुरू से ही हूँ मैं एकदम, जब तक रंगकर्मी का नाम भी पढ़ नहीं पड़ा था। शम्भू मित्रा जी के निर्देशन में मैंने काम नहीं किया, क्योंकि शम्भू मित्रा जी बहुरूपी में ही करते थे, वो कहीं बाहर डायरेक्शन देते भी नहीं थे। वो अभिनय कर रहे थे नंदीकार में, रुद्रदा के निर्देशन में, मुद्रा राक्षस नाटक में, और वहाँ उषा जी अभिनय कर रही थी। तो उस चलते उनसे संपर्क हुआ, लेकिन उनकी तो बात छोड़ दीजिए, शम्भू मित्र के बारे में बोलना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। अब उसके बाद जब रंगकर्मी की स्थापना हो गई, तो शुरुआत में उषा जी ने नाटकों का निर्देशन नहीं दिया था, कि हम लोग तब तक तैयार नहीं थे। तो बिल्कुल जो शुरुआती दौर था, 16 जनवरी 1975, शायद मुझे पूर्व ठीक से अगर याद हो तो, ये रंगकर्मी का स्थापना दिन है। उसके ओके। बाद 16 जनवरी 1976 को नेताजी मंच सियालदह, ये मंच शायद आज भी है, वहाँ पे हम लोगों ने 3 एकांकी किए। एक एकांकी था प्रस्ताव, चेखव का जो प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल, जी। जिसका डायरेक्शन उषा जी ने दिया था। हुँ, हुँ। एक दूसरा था पीएल देशपांडे का बेचारा भगवान, भगवान। उसका निर्देशन जो है वो आत्मानंद जी ने दिया था, जो मैंने पहले आपको बताया था, जो दल के पहले सचिव थे वो। और एक और था भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रसिद्ध कृति है अंधेर नगरी, उसका श्रीकांत मंडल जी ने निर्देशन दिया, जो आज नहीं है वो, अब हमारे बीच नहीं है वो। ये 3 एकांकी हुए और बड़े अच्छे हुए। प्रस्ताव में मैंने 2 ही पात्र हैं, उषा जी ने अभिनय किया और मैंने अभिनय किया। ये पहली बार मैंने मंच पर अकेले 45 मिनट, हम अब इतना बड़ा अभिनय करने को मेरे को मौका कहिए या घबराहट थी, तो वो मिला तो बहुत कुछ। अब ये 3 एकांकी जब हो गए, अच्छे हुए, काफ़ी शोज़ हुए इसके। यहीं से लेकिन फिर भी रंगकर्मी में अभी भी जो उषा जी के, जैसे मैंने कहा, कमलेंदु गांगुली वो हमारे एडवाइज़र थे, फाउंडर मेंबर भी थे। उनको लग रहा कि अभी भी ठीक है, ये दल की शुरुआत हो गई, लेकिन जो मकसद है, वहाँ आप अभी नहीं पहुँचे हो। लोगों के बीच तक जो जाने की बात थी, कि वो जा सकते हैं आप जब तक आपका अपना नाटक कोई नहीं आएगा, लोगों के बीच पहुँचोगे नहीं। तो तब तक भाई क्या करें? तब दिमाग में बात आई कि रुद्र प्रसाद सेनगुप्त खुद भी थे रंगकर्मी में इन्वॉल्व उस वक़्त। तो उन्होंने पहला नाटक, रंगकर्मी का बड़ा नाटक, वो बंगला में कर चुके थे, जौहन एक्का। ये आर्नोल्ड वेस्कर का रूट्स नाटक है, बहुत अच्छा प्ले है। तो उसका हम लोगों ने हिंदी में नाटक किया, परिचय, और रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता निर्देशक थे। उस वक़्त वो माधुरी जी दीक्षित जो आज नहीं है, उन्होंने उसका अनुवाद भी किया था। बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट तैयार हुई। रुद्रदा ने इसका निर्देशन दिया। रुद्रदा से तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला। वो मतलब तब मुझे लगा कि इतना ईज़ी थिएटर नहीं है। बहुत उनका ना बारीकी से हर चीज़ बताना, ऐसे करो, वैसे करो। हाँ, लेकिन एक चीज़ पहली बार आके मैं सीखा कि रुद्रदा, भई अपने आप कुछ करो, कुछ तो करो तब मैं बताऊँगा। आप इन्वेंट तो करो। और उनको बड़ी समझ थी। वो अच्छे अनुवादक हैं, अच्छे ट्रांसलेटर हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, सेट का काम जानते हैं, लाइट का काम जानते हैं, माने कंप्लीट थिएटर के व्यक्ति हैं वो। आज भी है नादिकार में उनकी बिल्कुल। लड़की काम कर रही है, बहुत तो मास्टरपीस आदमी है वो, बहुत अच्छे निर्देशक हैं। अब जब परिचय, और क्योंकि वो हम लोगों से जुड़े हुए ही थे, इसलिए उनके संग ऐसे भी बड़े खुलापन से, लेकिन वो जब मंच पर होते थे तो वहाँ एज़ एन डायरेक्टर और एज़ एन एक्टर ही आप हैं, मतलब वो बाकी कोई वो काम में इस सब को नहीं रखते थे। हुँ, हुँ। तो इस तरह से परिचय हुआ, और परिचय को घर-घर, मतलब बाहर कितनी जगह हम लोग, कोल माइन्स, और जो रंगकर्मी का उद्देश्य था, उसमें परिचय की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत शोज़ हुए उसके। मैंने उस वक़्त मेरे ख़्याल से करीबन 150 के आस-पास इसके प्रदर्शन हो चुके हैं, परिचय के। उषा जी ने मेन रोल किया था उसमें। इससे हम काफ़ी आम दर्शकों तक पहुँचे। बहुत बड़ा कवरेज एक दर्शकों का हुआ। और मैं ये बीच में बता दूँ, अब एक
हिंदी जगत में एक हलचल मच गई कि कोई ग्रुप आया है। रुद्र प्रसाद सेनगुप्त थे, उषा जी मेन एक्ट्रेस थी, परिचय नाटक और एक बहुत सराहा गया एक नया दर्शक वर्ग तैयार होने लगा। आस्ते 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 लोग आने लगे। हमने अपने शोज भी किए कुछ, तो एकदम टिकट काट के कुछ अच्छे लोग, कुछ वो लोग, मैंने एक बड़ी भूमिका रही इस नाटक के द्वारा हिंदी के क्षेत्र में एक संस्था द्वारा दर्शक वर्ग तैयार करने की भी। अब इसके बाद जब परिचय हो गया, तब फिर दूसरा नाटक एक किया हम इन्होंने आपके एम के रैना ने, गुरकी का माँ, ये 1982 में हुआ। अ, उसके बीच में मैं एक बता दूं आपको, माँ से पहले एक बार हम लोग शरद सेठ के जो अनामिका के थे उनके डायरेक्शन में जाति पूछो साधु की काफी प्ले किए थे। शरद सेठ भी डायरेक्शन दे चुके थे, उसके शोज कम हुए थे। एम के रैना ने तो गजब ढा दिया। सिंपल स्क्रिप्ट, आए 1.5 महीना में माँ उतार दिया। हारमोनियम आते ही घर में घुसे, उसी वक्त हारमोनियम लेके गाने गाओ शुरू हो गए। और पूरे के पूरे आज भी हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, बहुत बात होती है उनसे। बहुत अच्छे निर्देशक। मैं तो कहता हूँ कि कलकत्ता के लोगों को हम लोगों के बाद एक एक दो जगह शायद कम काम किया, बुलाना चाहिए उनको। वर्कशॉप लेने में उनसे बेहतर इंसान, बेहतर निर्देशक आज भी कोई नहीं है। तो उन्होंने माँ से सारे आर्टिस्टों को तैयार किया और उनकी बड़ी खासियत ये थी, उनको बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं चाहिए। उनके अंदर वो कला थी कि वो तैयार कर लेते थे और बहुत नया सीखने को मिला। माने आप उन्होंने आर्टिस्टों को खुला छोड़ दिया। मैं माँ थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा जी, कि आपने कहा निर्देशक के अनुभव तो बता रहा हूँ कि जी। उन्होंने आर्टिस्टों को खुला छोड़ दिया कि आप स्क्रिप्ट पढ़िए। पहले दिन से उन्होंने स्क्रिप्ट हाथ में पकड़वा दी। स्क्रिप्ट पढ़ते जाइए, करते जाइए, जो जैसा करता है कीजिए। कोई अभिनय का ये नहीं, करते-करते 5 दिन, 7 दिन उसमें गाने काफ़ी थे, गाने की रिहर्सल्स करते थे। कोई सेट नहीं देखिए, हुँ, हुँ। कुछ भी सेट नहीं था, बहुत मामूली सेट और एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी। मतलब मेरे साथ ही रहते थे, मैं हुँ, 118 विवेकानंद रोड में रहता था, वहीं एक छोटे से रूम में रहते हुँ, थे हुँ। वो। तो कौन आजकल के जो नामी डायरेक्टर्स हैं, तो रहने को भी उनको बहुत ये चाहिए। वो चूँकि वो थिएटर के व्यक्ति हैं, तो स्क्रिप्ट उन्होंने हाथ में थमा दी, हम लोग करते गए और एक समय के बाद 15 या 16 दिन बाद स्टॉप। अब उन्होंने कहा आप स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए, बिना स्क्रिप्ट के शुरू कीजिए। अब बोल रहे गए, अब उन्होंने आस्ते-आस्ते पकड़ना शुरू किया। किसी की भाषा की त्रुटि हो, हुँ, कुछ हुँ। और कंपोज़िशन में तो इज़ एन मास्टर। हुँ, हुँ। खुद इतनी ज़बरदस्त कंपोज़िशन करते थे और इतनी ईज़ी। और देखिए कुछ लोगों की प्रॉब्लम थी, मेरी भी थी कि लोगों का गला नहीं खुलता था। अब वो चूँकि वो एनएसडी से पास किए हुए हैं, अलका जी के अंडर में काम किए हुए हुँ, व्यक्ति हैं। हुँ। तो जिनका गला नहीं खुलता था, उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस करवाते थे, मतलब एक्सरसाइज है उसकी, गला उल्टा करके जोर से चिल्लाओ। मैंने इतना अच्छा तैयार किया और एक 1.5 महीने के अंदर इतना बढ़िया प्रोडक्शन, माँ जो आज कलकत्ता में आज भी यादगार प्रोडक्शन, बहुत अच्छा उन्होंने तो, वो तो अतुलनीय निर्देशक थे, बहुत सीखा उन्होंने। उनके सब साथ रात को मैं रहता था और बात होती थी तो बोलते थे, "क्या करते हो? पढ़ा है? रूट्स पढ़ा है? वेस्कर को पढ़े हो? वेस्ट को पढ़े हो?" कुछ पढ़ते थे नहीं, बोले, "क्या थिएटर करोगे?" वहाँ से मैंने पढ़ने का जो जो रुचि है वो हुँ, पैदा हुँ। हुई और पढ़ना चाह कर के भी बहुत पढ़ रहे थे। बीच में बता रहा हूँ वो कमी मैंने इन 10 सालों में पूरी की है, जो मैं अच्छा। थिएटर से नहीं जुड़ा। हुँ, हुँ। थिएटर से जुड़ा क्या, मैंने बहुत पढ़ा वरुण जी इन 10 सालों में। जो मैं सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ा वो मैंने इन 10 सालों में पढ़ा है। इतनी पुस्तकें पढ़ी जी, मैंने। जी। तो एक थिएटर वाले को सब कुछ जानना चाहिए। ये सलाह भी एम के रैना ने दी कि भई आप सब कुछ जानिए, सिर्फ अभिनेता बनने से नहीं होगा। हुँ, हुँ। और कौन-सा थिएटर होता है, यूरोपियन थिएटर क्या है, इंडियन थिएटर क्या है, वेस्ट थ्योरी क्या है, स्टेनोग्राफी क्या है, कुछ जानिए। तब आप क्या है ना प्लेस कर पाएँगे, अपने रोल को जीवंत कर पाएँगे। ये रैना जी ने निर्देशन दिया। उसके बाद फिर करते-करते डॉल्स हाउस, गुड़िया घर। गुड़िया घर में हम लोगों ने तृप्ति मित्रा को हम लोगों ने बुलाया, जो शंभू दा की पत्नी थी। गुड़िया घर में तृप्ति दी तो गजब की अभिनेत्री।
बहुत सिखाया उन्होंने। उसमें मेन रोल उषा जी ने किया। ये इब्सन का ये डॉल्स हाउस का नाटक है, उस पर आधारित है। और ये बहुरूपी में पहले पुतुल खेला के नाम से हो चुका है, शंभू मित्रा ने किया था। अब देखिए यहाँ पे कैसे जुड़ते हैं हम दिग्गज दिग्गज लोग। पुतुल खेला का सेट डिजाइन भी खालिद चौधरी ने किया। आज नहीं है खालिद दा, लेकिन बहुत बड़े सेट के डिजाइनर थे। अब यहाँ भी हम लोग खालिद दा को बुलाए। अब खालिद दा ने कहा कि मैं तो ये कर चुका हूँ, लेकिन बिल्कुल अलग सेट। जो बंगला में पुतुल खेला किया था, उससे हटके इन्होंने गुड़ियाघर का सेट किया। उस सेट की डिजाइन आज भी नाट्य शोध संस्थान में रखी है। बहुत आकर्षक डिजाइन और बहुत अच्छा है। और गुड़ियाघर के बहुत शोज हुए, उसमें काफी प्रताप जायसवाल थे, मैं था, अशोक सिंह थे। अशोक सिंह तो बहुत पहले से रंगकर्मी की प्राय स्थापना दिवस के थोड़े दिन बाद ही जुड़ गए थे। तो तृप्ति मित्रा ने वॉइस की ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी। वॉइस की, मैंने जो रोल कर रहा था क्रॉक्सटेक, जो उसका पात्र था कि आंखों से बोले तुम बिल्कुल सपाट कर रहे हो। जो चालाक व्यक्ति है या जो निरीह व्यक्ति है, उसका आंखें और आईज और चेहरा बहुत काम करता है, वो नहीं कर रहा है तुम्हारा। तो उन्होंने बताया कैसे करना है, ये करना। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी वॉइस, आपके बोलने चालने का ढंग, और बहुत नेचुरल एक्टिंग में विश्वास करती थी कि ये लगना नहीं चाहिए कि आप ये कर रहे हो, आप चरित्र को जीने की कोशिश ज्यादा करें। तो ये अब जब तृप्ति दी से जब हम लोगों ने इतना सब सीखने के बाद अब एक मोटा मोटी हम लोग थोड़ा तैयार हो गए थे, और रंगकर्मी वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप हो गया था कलकत्ता में। अच्छा खासा एक नामी नहीं, लेकिन अच्छा काम कर रहा है, बहुत दर्शक तैयार कर रहा है। इस तरह से रंगकर्मी की एक सुनाम बन चुका था। और उषा जी का बहुत मतलब योगदान और बहुत मेहनत है उनकी ग्रुप में। अब हम लोगों ने सभी ने तय किया कि भाई उषा जी, अब बाहर के लोग बहुत हो चुके, अब आप कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे डायरेक्शन नहीं होगा भाई। तब फिर उनके हस्बैंड ने भी कहा, रुद्रदा ने कहा अभी कि किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। तुम ही हो जो, तुमने सबसे ज्यादा थिएटर किया है और कोई है नहीं, तो आपको प्ले स्टार्ट करना पड़ेगा। उषा जी इन सब से हटके थी। इतने लोगों का उषा जी के पास अनुभव था। संगीत कला मंदिर से उनके पास बद्री प्रसाद तिवारी, राजेंद्र शर्मा, उसके बाद यहाँ आने के बाद रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, शंभू मित्रा, एम के रैना, तृप्ति मित्रा, और उनका अपना पढ़ाती थी हिंदी, वो ज्ञान भी अच्छा। इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने फिर जोर डाला तो बागडोर संभाली। और उन्होंने पहला नाटक मन्नू भंडारी का महाभोज किया। मन्नू भंडारी जी उस वक्त कलकत्ता ही आए हुए थी, तो हम मिलने गए उनके, तो उन्होंने अनुमति भी दे दी। तब तक महाभोज सिर्फ एनएसडी में हुआ था, कहीं हुआ भी नहीं था। और महाभोज से तो बस ये तो जो एकदम तूफान आपके हिंदी थिएटर में, भयंकर। उषा जी का निर्देशन से तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको कि भाई वो हमेशा टीम वर्क में विश्वास करती थी। कोई अकेला उभर के आएगा वो नहीं चाहती थी। फुल टीम, सारे लोग बड़ी बारीकियों से एक एक चीज पर काम करती थी। हो सकता है और निर्देशकों से थिएटर को या मंच तक लाने में थोड़ा समय ज्यादा लेती होंगी वो, लेकिन रात दिन अथक परिश्रम। माना उस वक्त कोई दिन है ना रात है, एकदम काम में, और अपने काम में बहुत कड़ी थी, बहुत कड़ी। तो जब काम पे रहती है वहां पे फिर कोई कोई कुछ नहीं है, कोई लड़का है ना कोई भाई है ना कोई दोस्त है, वर्क कोई बिल्कुल इन्वॉल्व होके करती थी। बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। क्या मैं तो बना आज है नहीं, वो हजारों कलाकार शायद रंगकर्मी के माध्यम से मंच पर उतर चुके हैं, कई फिल्मों में भी स्थापित हो गए हैं। हमारे राजेश शर्मा रंगकर्मी में ही थे आज अच्छे जी। खासे स्टार। बहुत है, अशोक सिंह है, मतलब अनगिनत लोग हैं, उतना नाम बताने जाऊंगा तो बहुत। तो पिता जी की तो बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है उनका। फिर तो ग्रुप ही उनका अपना किया हुआ ग्रुप, बच्चे की तरह पाला उन्होंने। तो इस तरह से ये रंगकर्मी में आने के बाद मैंने और किसी डायरेक्शन के नाटक में मैंने काम नहीं किया। फिल्मों के चूंकि मेरा रुझान कभी नहीं था, फिर भी जबरदस्ती दो एक बार जोचन दस्तीदार और तपन सिन्हा की फिल्म में मैंने काम किया, वो डॉटर्स ऑफ सेंचुरी, अवागी हाँ, स्वर्गो में जया भादुरी के संग मैंने किया जी, था। जी।
लेकिन थिएटर में मैंने फिर रंगकर्मी के अलावा किसी के अंडर में मैंने काम किया ही नहीं, आज तक भी नहीं किया। तो ये एक निर्देशकों का जी। अनुभव था। है। पता नहीं मैं कितना आपको बता नहीं, पाया। नहीं, बिल्कुल। रंगकर्मी के बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके रंगकर्मी के शुरुआती दिनों के एक मित्र हैं, जो आपके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो आप सुनिए, हम सब सुनते हैं। जी, जी। थिएटर में अक्सर दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं, जिनका सारा ध्यान, सारा फोकस अपनी एक्टिंग पे होता है, और दूसरे वो जो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र होते हैं, दल के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर उनके पास वक्त नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो अच्छा अभिनेता भी हो, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र भी हो, और इन सारे कामों के लिए समय भी निकाल ले, ऐसे अद्भुत कॉम्बिनेशन का नाम था ओम पारिक। जी हाँ, मैं था कह रहा हूँ क्योंकि वो बंदा अभी कलकत्ते में है नहीं, साउथ में कहीं बैठा हुआ है। तो कलकत्ते में जब तक ओम था, मैं तो ओम को मेरे ख्याल से जब से रंगकर्मी की शुरुआत हुई 1975 में, तब से ओम को जानता हूँ। रंगकर्मी के जो शुरुआती प्रोडक्शंस थे, बिल्कुल जो पहला प्रोडक्शन, 3 छोटे-छोटे नाटक हुए थे, 3 वन एक्ट नाटक हुए थे। उसमें एक में ओम ने उषा जी के अपोजिट मेन रोल किया था। उसके बाद फिर रुद्रदा के डायरेक्शन में परिचय, उसमें एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर। फिर तृप्ति दी के डायरेक्शन में गुड़िया घर, उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त एक अलग तरह का नेगेटिव रोल। फिर महाभोज, होली, लोक कथा, कोर्ट मार्शल, पता नहीं कितने कितने नाटक। मैं तो खैर वहाँ से निकल आया था। ओम लेकिन वहाँ जब तक कलकत्ते में था, तब तक रंगकर्मी में सक्रिय रहा। और रंगकर्मी जो आज इस मकाम पे पहुँचा है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी उसने झंडे गाड़े हैं, इसमें ओम का बहुत बड़ा हाथ है। मैं भी रंगकर्मी का फाउंडर मेंबर हूँ, ओम भी रंगकर्मी का फाउंडर मेंबर है। और ओम ने जितनी भाग दौड़ की है, जितनी मेहनत की है, जितना वक्त दिया है, ऑफिस में काम करने के बावजूद लीव विदाउट पे, ऐसे कर कर के बेचारे ने दल के लिए काम किया है। बहुत बहुत मेहनत की है ओम ने। और इंसान तो इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही समर्पित थिएटर के लिए, रंगकर्मी के लिए। मतलब ऐसा समर्पित इंसान, ऐसा कमिटेड बंदा बहुत कम मिलता है। आज के ज़माने में तो खैर बहुत रेयर हो गया है ऐसे लोगों का मिलना। तो मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि ओम जल्दी से जल्दी कलकत्ता आएँ और फिर किसी थिएटर ग्रुप में शामिल हो और उस ग्रुप का बेड़ा पार करे, उस ग्रुप को ऊंचाइयों पर ले जाए। ये ओम ही कर सकता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरी प्रार्थनाएं भी हैं कि ओम कलकत्ता आएँ और फिर थिएटर को बुलंदियों पर ले जाएं। बहुत-बहुत आभार अशोक का। अशोक मेरा बहुत अभिन्न मित्र है। जी। मेरे सब कुछ जानता है मेरे बारे में। मेरा आज भी मतलब बदकिस्मती से मेरे बहुत कम चुनिंदा मित्र हैं और अशोक के संग तो बस पूछिए मत। मेरा एक ही व्यक्ति ऐसा इतना घनिष्ठ है कि मैं सब कुछ शेयर करता हूँ उसके संग, व्यक्तिगत जिंदगी भी और जी। थिएटर की तो करता ही आया हूँ। ये उसका बड़प्पन है, वो जो इतनी बात कह रहा है। अशोक खुद बहुत अच्छा अभिनेता है, इज ए वेरी गुड एक्टर है, वो डायरेक्टर है। उसने कितने प्लेस डायरेक्ट किए हैं, बहुत मतलब वहाँ पे अलग रेनू रॉय के संग काफी प्लेस किए, अभी अपना एक ग्रुप चला रहा है उसमें प्लेस किए। मतलब मुझे व्यक्तिगत को है कहे कोई तो रंगकर्मी को अशोक को कहना चाहिए था इन 10 सालों के अंदर। उषा जी थी, उषा जी को भी कहना चाहिए। आज भी मैं कहता हूँ, अगर रंगकर्मी के कोई व्यक्ति हैं इस वक्त सुन रहे हैं, तो आप अशोक से प्ले डायरेक्ट करवाइए। अपना है, हमारा अपना है वो। एक इतना अच्छा डायरेक्टर तैयार हुआ है। जब उसके पास वो प्रतिभा है, उससे निर्देशन करवाना चाहिए। और इंसान बेहद अच्छा है इंसान। मतलब मेरी ज़िंदगी कुछ काम मैंने आपके कुछ अच्छे लोगों में से, चुनिंदा लोगों में से एक है और बहुत करीब है मेरे। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? बहुत ज़्यादा बोलूँगा मैं इमोशनल हो जाऊँगा। और बहुत-बहुत शुक्रिया अशोक का कि हालाँकि मैं उतना काबिल नहीं हूँ जितना वो कह रहा है,
क्योंकि मित्र है ना, मित्र मित्र की तारीफ थोड़ा ज्यादा करता है। जी। जी। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे, ऐसे तो रंगकर्मी की काफ़ी बातें हुई हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अब हम रंगकर्मी की ही बात करें। जहाँ तक लगता है कि अगर उषा जी आज हमारे बीच होती, तो मैं जो कह रहा हूँ शायद गलत नहीं होगा और वो भी यही कहती हैं कि अगर रंगकर्मी में कोई है जिसके बिना अगर रंगकर्मी की जो कल्पना है, वो नहीं की जा सकती है, तो वो ओम पारीक जी हैं। तो फिर ऐसा जो आपका एक संबंध रहा है, हम कह सकते हैं कि वो संबंध शरीर का जैसे आत्मा के साथ होता है, वैसा संबंध आपका रंगकर्मी के साथ रहा है, ये आपकी बातों से भी बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। तो उस यात्रा के बारे में अगर आप थोड़ा और विस्तार से बताइए, उनके जो नाटक हुए थे, आप कैसे, क्योंकि जहाँ तक जितने लोगों से मैंने जाना है या जो कुछ भी सुना है कि आप अभिनय के साथ-साथ ऑर्गेनाइज़ेशन में भी बहुत बड़ा आपका योगदान था। आप सारे काम बड़े आसानी से करते थे। अगर अगर ये ऑर्गेनाइज़ेशन का जो डिपार्टमेंट होता है, लोग भूल जाते हैं, उसके ऊपर कभी कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर ये इतना महत्वपूर्ण है कि उसे सही ढंग से संचालित नहीं किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नाटक संपूर्ण रूप से उतर सकता है। तो ये जो दोनों हिस्सा है, इसे आप कैसे सँभालते थे? और उसके साथ-साथ जो यात्रा थी, उसके बारे में बताइए आप? अ, नहीं, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रश्न है वरुण जी। इस पर तो एक अलग से एक बार किसी ने आग्रह किया था, तो कोई, हुँ, हुँ। मैंने गीतांजलि गीत हैं वो अपना मंच बोल के चलाती हैं, तो पूरे हुँ, 2 हुँ। एपिसोड मैंने इसी पे ही बोले थे सिर्फ। जी, जी। क्योंकि वह यहाँ अभी वक़्त उतना नहीं है, तो हुँ, हुँ। कि रंगकर्मी में जब उषा जी ने ये कमाल सँभाली कि वो निर्देशन देंगी, हुँ, तो जब निर्देशन कोई व्यक्ति देगा तो वो संगठन और निर्देशन दोनों एक साथ करना उसके लिए फिर वो इतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएँगे। तो संगठन को मैंने वो झोला लटकाता था, वो झोला लटका के मैंने अपने कंधों पे लिया। लेकर के वो जो मैं शुरू हुआ वो ढोना नहीं कहना, मैंने वहन करना शुरू जो किया, मैं रंगकर्मी में जब तक था तब तक मैंने उसको रखा। रंगकर्मी का संगठन पूरा एक तरफ मैं देखता था, उषा जी उसका एक ऊपर से देख लेती थी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भई संगठन, देखिए संगठन के बगैर तो दल चल नहीं सकता और असंभव भी नहीं है, बशर्ते अगर आपका थिएटर का मतादर्श, आपकी आइडियोलॉजी, आपका दृष्टिकोण क्या है थिएटर के प्रति, ये बहुत मायने रखता है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको थिएटर करने में भी दिक्कत आएगी और मैं अगर मोटी लाइन में कहूँ कि तो आप थिएटर क्यों करना चाहते हैं? किस तरह का थिएटर करना चाहते हैं? किसके लिए थिएटर करना चाहते हैं? और कौन-सा थिएटर करना चाहते हैं? इन चीज़ों को आप क्लियर करेंगे, तो मेरे ख्याल से और कामों में दिक्कत नहीं आएगी। अब जहाँ संगठन की बात उठी, जब मैंने ये दायित्व लिया, बड़ा कष्टदायक था। इसमें कुछ चीज़ें मेरे से छूटी भी, मेरा परिवार छूटा, उनको वक़्त नहीं दे पाता था और चूँकि मैं नौकरी करता था, तो वो पहले अर्ध सरकारी थी, फिर पूरी सरकारी हो गई और मैं सच मानिए तो मैं ऑफ़िस में ईमानदार नहीं था, थिएटर में ईमानदार था। मेरे तो ऑफ़िस में ही लोग बोलते थे रंगकर्मी, कोई पूछता था ओम पारी कहाँ है? तो बोला वो रंगकर्मी की केबिन में बैठे हुए हैं। ऑफ़िस के अंदर ही, तो ऑफ़िस के अंदर बैठ के ही रंगकर्मी का काम करता था। तो संगठन तो ज़रूरी है। अब संगठन में हम क्या करते थे, आज के लोग पता नहीं करते हैं कि ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मूल मुद्दा है संगठन में कि प्ले को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना, वो तो है ही। आप अगर अपना शो कर रहे हो, कौन देखने आएगा? उन दर्शकों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हाथ में एक रजिस्टर रहता था, हमेशा कोई व्यक्ति आता, मैं टप से उसका नाम नोट कर लेता था। लोगों से संपर्क करते थे हम, ये काम मैं करता था। दर्शक लोगों से मिलना, जो बड़े-बड़े नोटेड आर्टिस्ट हैं, नोटेड पेंटर हैं, नोटेड डांसर्स हैं, सबको आप कॉन्टैक्ट करना, आपको बुलाना, उनको दिखाना। आप अपना काम दिखाएँगे तभी ना तो लोग जानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं और एक आपका दर्शक वर्ग भी तैयार होता है। लोगों के बीच जाना, रिक्शा वालों से मिलना, बस्तियों में जाना, स्कूल कॉलेजेस में बहुत जाते थे हम लोग। तो ये एक जो दर्शक वर्ग रंगकर्मी का बना इतना बड़ा,
ये काफ़ी मतलब मैं भी था, कुछ और लोग भी हैं, लेकिन चूँकि संगठन मेरे ऊपर ज़्यादा था, तो ये बड़ा दायित्व का काम था और इसको बड़ी बहुत मेहनत से करना पड़ता था। मैं सुबह 8 बजे निकल जाता था, खाया, नहीं खाया, रंगकर्मी का काम किया, क्योंकि उतना वो सुविधाएँ भी उस वक़्त नहीं थी। बाद में तो चलिए काफ़ी वित्तीय सहायता भी मिलने लग गई, वित्तीय साधन भी हो गए, उस वक़्त इतना था नहीं। क्योंकि हम लोग तो एक नौकरी करते थे, जैसे-जैसे घर चल जाता था। थिएटर तो कुछ देता नहीं, थिएटर तो उल्टा लेता था, कन्वेंस भी घर से ही लगता था। तो इस तरह से ये अपने कंधों पे लिया मैंने और किया काफ़ी, जितना संभव था किया। एक दर्शक वर्ग बनाने में मुझे लगता है शायद इसीलिए आप कभी-कभी आप भी कहते हैं और भी वो कहते हैं, अभी सब कोई रंगकर्मी में पूछते हैं, ओम कहाँ है, ओम कहाँ है? तो ये शायद उसी का परिणाम है कि मैं लोगों से रंगकर्मी को जोड़ा, अपने आप भी जुड़ा रहा और वो जुड़ने वाले एक दर्शक थे, नाटक देखते थे, औरों को भी आमंत्रित करते थे। इसीलिए एक रंगकर्मी में एक बड़ा दर्शक वर्ग बना, इसीलिए शायद वो लोग जानते हैं। अब चूँकि वो मन के अंदर एक अभिनय का कीड़ा तो था ही, भी अभिनय करना है, तो संगठन करते-करते अभिनय भी करना होता था। तो इसमें थोड़ा-सा अभिनय के संग न्याय नहीं हो पाता था। क्योंकि मैं जब भी अभिनय करता, ये नहीं है, वो नहीं है, ये गेस्ट आ गए, इनके लिए चाय नहीं आया, वो नहीं आया, कल शो है, हाउसफुल होगा कि नहीं होगा, नींद नहीं आती थी। सेट, म्यूज़िक, लाइट, कॉस्ट्यूम सब जगह ये जो दौड़-भाग की जो चिंता है ना, ये हमेशा मेरी रहती थी। लोगों को ख्वाब रोमांटिक आते हैं, मेरे को ख्वाब आते थे कि थिएटर के, कल ये नहीं होगा, आज ये नहीं होगा। हाँ, मेरी पत्नी कभी कहती है, "क्या बड़बड़ाते रहते हो? ये सेट, वो कॉस्ट्यूम।" मैंने कहा, "अब यही घूमता है तो यही आएगा दिमाग में और क्या आएगा?" तो इसी तरह से एक तालमेल के संग करने की कोशिश की और जो भी देख रहे हैं या नया वर्ग कोई है, तो अगर आपके अंदर निष्ठा है, कर्म निष्ठा, कमिटमेंट अगर है, कुछ करना चाहते हैं तो संगठन के बगैर कोई भी दल चलाना संभव नहीं है। आप अपनी आत्म संतुष्टि के लिए 1-2 शो भले ही कर लीजिए, लेकिन अगर आपको वाइडर ऑडियंस, ज़्यादा लोगों तक अगर आपको पहुँचना है, तो आपको दर्शक वर्ग तैयार करने पड़ेंगे और दर्शक तैयार बिना संगठन के होगा, एकदम ही नहीं होगा। मैं एक बात जोर देके कहना चाहता हूँ, मैं बार-बार कहता हूँ, ये अपेक्षा मत रखिए कि दर्शक आपके पास आएगा। क्यों आएगा आपके पास? आप जाइए दर्शक के पास, अपनी प्लेस लेके दिखाइए, तब तो आप अगर आज रिक्शा वालों की बस्ती में जाके कोई भी अपना एक नाटक करते हैं, तो 20 रिक्शा वाला देखते हैं, तो कभी तो कोई एक रिक्शा वाला आपका टिकट काटने आ जाएगा। तो आपका एक दर्शक बना ना, तो ये अब तभी होगा ना जब उन तक आप पहुँचेंगे और इस पहुँच के लिए, इस अप्रोच के लिए तो आपको संगठन मजबूत बहुत ज़रूरी है। तो ये बस इसी उधेड़-बुन में लगे रहे, पता नहीं कितना कर पाए लेकिन कोशिश की पूरी। तो ये इसी तरह से सामंजस्य बैठाते थे, क्योंकि बिना संगठन तो ग्रुप चलना मुश्किल है और अभिनय भी करना है तो दोनों ही करते थे। हो सकता है मेरा अभिनय पक्ष इसके चलते थोड़ा कमज़ोर रहा होगा, नहीं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश की पूरा मैंने न्याय करने की, जितना संभव हुआ किया। हाँ, उषा जी सारा देख-रेख करती थी, वो भी कम मेहनत नहीं करती थी, उनकी मेहनत तो मुझसे भी ज़्यादा है। लेकिन चूँकि वो संगठन पक्ष मुझे देखना था तो बहुत दौड़-भाग मुझे करनी पड़ती थी। तो इसीलिए वो जो आप कह रहे थे ना बीच-बीच में हर बात में उषा जी क्यों याद करती हैं? वो इसीलिए याद करती थी कि उनके पास मिस्टर डिपेंडेबल जिसको आप कह सकते हैं, वो मैं ही था, जी। कि भई यहाँ बोल देंगे तो बस सब काम हो जाएगा। उनको ये एक विश्वास था वो और मेरा सौभाग्य है कि इस विश्वास को मैं रख पाया। ये जुड़ाव जो है वो सच में बहुत ही गहरे तक है लोगों में। तभी एक और शख्स हैं जो आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी लगाव वैसे ही है, तो मैं चाहता हूँ कि हम पहले वो सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम। नमस्कार, मैं दिलीप भारती। मैं पिछले 23 सालों से रंगकर्मी से जुड़ा रहा हूँ। मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं रंगकर्मी में। किसी भी मीनार को खड़ा करने के लिए 4 स्तंभ की ज़रूरत पड़ती है। 2 स्तंभ उषा जी संभालती थी और 2 स्तंभ ओमदा। ये काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जानते हैं। सच कहा जाए तो ओमदा रंगकर्मी के लिए संकट मोचन थे। संकट मोचन कहना ओमदा के लिए कोई
बुरा नहीं होगा। किसी भी ग्रुप के सामने कभी कभी अचानक समस्याएं आ जाती हैं, ओमदा चुटकी बजाकर संभाल लेते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि ओमदा एक अच्छे ऑर्गेनाइजर होने के साथ साथ एक अच्छे अभिनेता भी थे। लगभग सारे प्लेज में उन्होंने अभिनय किया है और चरित्र के साथ ईमानदारी से पेश भी आए हैं। ओमदा जैसा ऑर्गेनाइजर अगर किसी ग्रुप को मिल जाए, ये उस ग्रुप के लिए घमंड की बात है, अभिमान की बात है। काफ़ी वर्षों तक ओमदा हम लोगों के साथ काम करने के बाद बीच में किसी वजह से उनको ग्रुप छोड़ना पड़ गया, तब आप समझ सकते हैं कि ग्रुप की क्या स्थिति हुई होगी। ग्रुप काफ़ी डिसऑर्गेनाइज हो गया था। फिर भी उषा जी संभाली और फिर उषा जी के जाने के बाद तो ग्रुप लगभग शिथिल ही हो गया है। व्यक्तिगत तौर पर भी ओमदा बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स थे। हर आर्टिस्टों के साथ उनके सुख दुख में जुड़े रहते थे, रात हो या दिन। ओमदा हम लोगों के साथ हमारे दुख में सुख में शामिल रहते थे। उनके लिए टाइम कोई मायने नहीं रखता था। एक अच्छे ऑर्गेनाइजर होने के नाते रंगकर्मी के साथ साथ रंगकर्मी के बाहर भी उन्होंने काफ़ी ग्रुप्स को अपना योगदान दिया है। मैं ओमदा से काफ़ी नज़दीक से जुड़ा रहा हूँ, तो हम लोगों के बीच बातचीत होती थी। आज भी कलकत्ता के बहुत सारे ग्रुप ओमदा के कामों का नकल करते हैं। दिलीप भारती हैं, काफी नजदीक रहा है हमारे, काफी साल रंगकर्मी में काम किया उन्होंने, अच्छा लड़का है वो। ओम जी, आजकल जो है कोलकाता में जो है हिंदी नाटकों का एक बड़ा सूनापन सा दिखता है, क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं कि हिंदी नाटक, आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि उषा जी के आने के बाद एक दौर आया, उससे पहले या समकालीन श्यामानंद जालान जी थे, प्रतिभा अग्रवाल जी थे, तो बड़ा एक अच्छा सा एक माहौल था हिंदी नाटक का, जिस तरह से काम हो रहा था। लेकिन आजकल कोई भी ग्रुप श्यामानंद जी के जाने के बाद पदातिक भी उतना एक्टिव नहीं है हिंदी नाटक में, बहुत कम नाटक होते हैं। उषा जी के जाने के बाद अब रंगकर्मी के भी नाटक नहीं हो रहे। इससे पहले कुछ और ग्रुप्स हैं जहाँ पे हिंदी नाटक होते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम होता है। तो क्या कमी रह गई है या क्या कुछ कहीं छूट गया है जिसकी वजह से ये नाटकों हिंदी नाटक का अभाव कोलकाता में देखा जा रहा है आजकल? जी, जी, मुझे जहाँ तक वरुण जी समझ में आ रहा है कि चूँकि मैं अभी आता-जाता रहता हूँ कोलकाता, बातचीत होती रहती है, लेकिन मैं लगातार नियमित रूप से ऑफ हूँ। लेकिन फिर भी जितनी जानकारी है, जो मेरी समझ है कि 2 मुद्दे हैं। एक तो वक़्त के संग थोड़ा बदलाव आया है, क्योंकि जो दर्शक आज से 20 साल पहले थे, वो हो सकता है वृद्ध हो चले हों, एक नया जनरेशन आया है। वो हो सकता है कुछ और चाहता हो, तकनीकी चीज़ें बढ़ गई हैं, वो कुछ फ़िल्मों की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो, तो ये एक कारण थोड़ा हो सकता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, मेरा जो अपना मानना है, थिएटर था, थिएटर है, थिएटर रहेगा, थिएटर हमेशा ज़िंदा रहेगा। अब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम उन दर्शकों में कमी न ढूँढ के हम अगर अपने अंदर थोड़ा-सा झाँकें, कि हम कहाँ छूट रहे हैं, भई क्यों हम दर्शकों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। 2-3 कारण जो हमेशा से रहते आए हैं, जो थिएटर के हैं, मेरा व्यक्तिगत कोई कारण उसमें नहीं है। हो सकता है कि हमारी प्रस्तुतियाँ उन तक नहीं पहुँच पाती है, वो ले नहीं पाते हैं उसको। अब वो किस तरह की प्रस्तुति चाहते हैं, या मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रयोगधर्मी नाटक न करें या किस तरह का नाटक करें, वो तो ठीक है, हर हर ग्रुप अपने ढंग से करता है। लेकिन आपको वहाँ लोगों तक आपको स्वीकार करे, इस तरह की प्रस्तुति आपको करनी पड़ेगी।
सशक्त प्रस्तुति करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नाटकों के स्तर में भी एक गिरावट आई है। जी, ये गिरावट आज उस हर व्यक्ति हर हमेशा अच्छा काम नहीं कर सकता। उषा जी ने अपने दौर में भी एक अंतिम दौर में थोड़ा-थोड़ा देखा है कि वो जो बात महाभोज, कोर्ट मार्शल, रुदाली, लोक कथा वो जो थी, वो पैनापन, वो चीज़ बहुत कारण हो सकते हैं, तो वो उतना थोड़ा-सा कम हुआ था। लेकिन फिर भी उषा जी जितना करती थी, सशक्त काम करती थी। श्यामानंद जी के काम हमेशा सशक्त रहे हैं, हमेशा से रहे हैं उनके काम। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कहीं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि व्यक्ति से व्यक्ति एक थोड़ा-सा फ़र्क रहता है, लेकिन मूल मुद्दा मुझे जो नज़र आता है कि आप कि अगर हमारे नाटकों को कोई नहीं ले रहा है, अगर हमारा दर्शक वर्ग तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर नए सिरे से सोचें। हमने जब रंगकर्मी की स्थापना में सोचा कि भई दर्शक नहीं है, आज बंगाली दर्शक सबसे ज़्यादा है रंगकर्मी के। तो एक दर्शक वर्ग तैयार किया ना, तो उस वक़्त उस सोच से उस समय में तैयार किया। अभी की अगर कोई सोच बदली हुई है, कुछ और दूसरे ढंग का बदलाव, तकनीकी बदलाव या कुछ लाना है, तो आप सोचिए कि कैसे उन लोगों तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि आज भी आप कोलकाता में इतना कोई या आस-पास के लोगों में बहुत बदलाव नहीं आया है। आज भी आप जाइए, आम लोगों से जुड़िए, स्कूल कॉलेजेस में कीजिए, छोटे-छोटे नाटक कीजिए, लोगों तक पहुँचिए। मुझे लग रहा है कि हम जो चाह रहे हैं ना कि हम एकेडमी, गिरीश मंच कहीं भी एक हॉल बुक कर लिया, हम चाहें दर्शक बुलाएँ, टिकट काट के, वो संभव जब तक नहीं होगा, जब तक आपकी वो साख नहीं बनेगी। देखिए, दोनों चीज़ें काम करती हैं, एक साख भी काम करती हैं, बहुत बड़े-बड़े ग्रुप हैं, उनके भी हाउसफुल नहीं हो रहे हैं। तो कुछ एक बदलाव है, उसको आपको समझना पड़ेगा, आपको नए तरीके से सोचना पड़ेगा, दर्शक तैयार करना पड़ेगा, अपनी प्रस्तुतियों को और ज़्यादा सशक्त करना पड़ेगा। मतलब कहीं न कहीं हमको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है, बशर्ते ये कि भी बड़ा दुष्कर है, लोग आ नहीं रहे हैं। लोग नहीं आ रहे हैं, तो लोगों को दोष ना दें, हम सोचें कि हम लोगों को कैसे बुलाएँगे, क्या करें? उसके लिए कोई मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं कह रहा हूँ। आपका जो स्टैंडर्ड है उसको आप रखिए, जो आपके आदर्श हैं आप उसको रखिए। उसके तहत भी आप कर सकते हैं। अच्छे नाटकों की भी कमी नहीं है। हो सकता है नाटकों के लेखन में कोई कमी आई हो, लेकिन है अभी भी आप कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा विदेशी नाटक है तो अनुवाद करके कीजिए। जी, लेकिन अ, सिर्फ नाटक करने के लिए नाटक न किए जाए। माने दर्शक वर्ग आपको तैयार करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो तैयार कीजिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हिंदी अ, भाषी राज्य है पश्चिम बंगाल, लेकिन दर्शकों की कोई कमी नहीं है। ये हमारे तो हिंदी से ज़्यादा बंगाली दर्शक थे रंगकर्मी में। तो कै मतलब वो तो प्ले चाहते हैं। नाटक तो एक माध्यम है किसी बात को पहुँचाने का। गाल पर अगर थप्पड़ पड़ता है तो साउंड से ही पता चल जाता है दर्द का, उसके लिए भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। ठीक है, भाषा भी काम में आती है। तो इस तरह से और थोड़ा-सा मुझे लगता है एक ये जो आर्थिक साधन होना बुरी बात नहीं है। देखिए, ग्रांट लेके थिएटर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसने भी कहीं न कहीं प्रभावित किया है। ये जो अनुदान मिलना शुरू हो गया, अनुदान लीजिए लेकिन आप अपने मूल मुद्दे से मत हटिए कि ज़्यादा शोज़ करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, उस चीज़ को मत छोड़िए। वो क्या होता है, मान लीजिए एक अनुदान मिला, कुछ शोज़ करने हैं, कर लिया, बस। और दूसरा एक मुझे लगता है कि ये बदलाव कितना सही है, गलत है, मुझे नहीं मालूम। काम जो अभिनेता हैं, कि जो अभिनेता आते हैं, वो ये सोच के आते हैं कि ठीक है, ख़्याल आना बुरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आप थिएटर करते-करते अगर आपको फ़िल्म में काम मिलता है या कोई दूसरे मीडिया में काम करता है, आप कीजिए, काम करने में बुराई नहीं है। लेकिन ये सोच के थिएटर ना करें, कि थिएटर करेंगे तो फ़िल्म मिलेगी। क्यों? अगर मान लीजिए आपको फ़िल्म न मिली, तो आपकी दोहरी कुंठा होगी। एक तो थिएटर में आने की कुंठा होगी और एक फ़िल्म न मिलने की कुंठा होगी। आप राह चलते कोई अच्छा काम आए वो अलग बात है। लेकिन आपका जो पहला जो कर्तव्य है या पहली कर्म निष्ठा है, वो अगर आप थिएटर चला रहे हैं तो थिएटर के प्रति होनी चाहिए। तो किसी न किसी को तो देखिए आगे आना पड़ेगा।
जी। एक पूरी ज़िंदगी मैंने थिएटर को दी है, इसी तरह से बहुत लोगों ने दिया है, ऐसा नहीं है, बहुत ग्रुप्स में लोगों ने काम किया है। तो मुझे ये लगता है आप जो कह रहे हैं कि कमी आई है, बेशक कमी आई है। मैं कलकत्ता जब जाता हूँ तो ऐसा छोटा-सा प्रेक्षागृह, इतना सा प्रेक्षागृह है, उसको भी जब मैं पूरा नहीं देखता हूँ तो बड़ा दुःख होता है मुझे। ये 50 आदमी क्यों नहीं आ रहे हैं नाटक देखने? मैं किसी प्ले को छोटा नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है प्ले बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन उस प्ले को लोगों तक पहुँचे, लोग जानें, ये कोशिश हमें करनी पड़ेगी। ये कोशिश आप समाचार पत्र या दूरदर्शन में विज्ञापन देके नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना महँगा है कि थिएटर ग्रुप उसको वहन ही नहीं कर पाएगा। तो क्या ज़रिया है फिर? ज़रिया है आप पहुँचिए। कैसे पहुँचे? अपना कोई एक छोटा प्ले लीजिए। माने सिर्फ़ प्रेक्षागृहों तक ही सीमित न रहें। आप जाएँ, मिल्स में जाएँ, फैक्ट्रीज़ में जाएँ, स्कूल्स में जाएँ, कॉलेज में जाएँ। हम मैयत नाटक करते थे, जहाँ बोलते थे वहीं कर लेते थे। तो इससे क्या होता है, आज आपका दर्शक वर्ग उसमें तैयार हो रहा है। आपका एक छोटा-सा एकांकी जब देख रहा है, हो सकता है आपका बड़ा प्ले देखने आ जाए वो। तो ये एक आया है एक आज, सिर्फ़ हिंदी में ही नहीं, आप अगर हम बांग्ला की भी बात करें, बिल्कुल। कहाँ बहुरूपी में शंभू मित्र के नाटक देखने के लिए हम रात को लाइन लगा लेते थे। उत्पल दत्त ग्रुप जो है तो प्राय बंद ही हो गया। तो उनके बांग्ला के नाटकों में भी एक कमी आई है, क्योंकि वो कर्तव्य निष्ठा, वो कर्म निष्ठा, वो दर्शक बनाने की प्रक्रिया कहीं न कहीं उसमें मुझे लगता है कि है, तो थोड़ा अपने अंदर झाँक के हम सोचे भी कैसे करें, क्या करें ताकि दर्शक जुटे, थिएटर को हम आगे बढ़ा सकें। यही मेरा बिल्कुल, सोचना बिल्कुल। है। जैसे आपने भी कहा कि जो लेखन की बात आपने कही, कहीं न कहीं हम आज भी देखते हैं कि जब भी हम नाटक के बारे में सोचते हैं, तो नया कुछ उस तरह से लिखा नहीं जा रहा है। हम हमेशा वही अपने पुराने जो लेखक हैं, उनके पास ही लौट के जाते हैं, चाहे वो गिरीश कर्नाड हों, स्वदेश दीपक हो, मणि मधुकर हों, जितने भी हैं। कुछ नया ऐसा नहीं आ रहा है, जो आज के दर्शकों को ही बाँधे और सिर्फ़ गिरावट वही नहीं है, जैसे आपने कहा है कि हम लोगों तक पहुँचते नहीं हैं, तो सिर्फ़ लेखक को भी दोष देना उतना ये नहीं है कि आप सिर्फ़ लेखक को ही दोष दे दीजिए। हाँ, वहाँ पे कमी है। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जो तपस्या वाली जो एक बात थी नाटक को लेकर के, वो कहीं न कहीं हर जो डिपार्टमेंट है उसमें हर जगह आया है। हर जगह ये बात आई है। तो अब इसे फुलफ़िल करेंगे उसका तरीका क्या हो सकता है? अगर आप उस पे कुछ बताएँ कि हर डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं वो गिरावट नज़र आती है। एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, लेखन में कमी के मुझे लगता है हो सकता है कुछ लोग लिख रहे हैं, लेखन की कमी का एक वजह ये भी है कि लिखने वाला भी सोचता है कि नाटक लिख के मेरे को क्या मिलेगा? जी, ग्रुप थिएटर करेंगे, 100-200 रुपया रॉयल्टी का कुछ एक दे देंगे, तो उसको वो कुछ प्राप्ति नज़र नहीं आती है, तो उसका रुझान भी फिर जैसे एक्टर का रुझान फ़िल्मों की तरफ होता है, जी। उसी तरह से वो लेखक भी सोचता है कि इससे तो अच्छा है मैं कोई स्क्रीन प्ले लिखूँ, कुछ और लिखूँ तो वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये हो सकता है कि लेखन में थोड़ी गिरावट आई हो। ऐसी अवस्था में अगर ग्रुप के ही लोग कुछ लिखें, वर्कशॉप के माध्यम से तैयार करें, हुँ, हुँ। कुछ करें। और जो आपने कहा कि देखिए तपस्या तो है, बिल्कुल है। थिएटर की एक बड़ी समस्या क्या है जो थी अब और बढ़ गई है, वो कुछ थोड़ा-सा निदान अगर हो जाए कि थिएटर आज भी आपका ब्रेड एंड बटर नहीं बन पा रहा। हुँ, हुँ। है ना? हिंदी तो छोड़ दीजिए, बांग्ला में भी बिल्कुल। कोई कुछ ही कलाकार हैं जो थिएटर से अपना पेट भर पाते हैं। तो ये भी एक वजह है कि थिएटर में आने से आदमी सोचता है कि मेरे को मिलेगा क्या? क्योंकि देखिए अब मैं जो ट्रेडिशनल हम लोग सारे ही लोग जो करते थे, कहीं न कहीं कोई काम करते थे और एक 10 टू 6 ऑफ़िस में काम करके फिर थिएटर करना, वो उस लेवल का काम नहीं हो पाएगा, जिस लेवल की आज आकांक्षा है। तो उसके लिए आपको फुल टाइमर या फुल टाइमर थिएटर होना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको बिल रोटी-रोज़ी भी चाहिए। तो ये भी एक इसका भी हल निकालना है। लेकिन इन सारे संघर्षों के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ थिएटर हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा मतादर्श मैंने इस बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, वो बहुत काम में आएगी। बहुत मायने रखती है कि वो भई आप मतलब बहुत बचकाना प्रश्न लगेगा अगर पूछूँ, लेकिन अगर मैं फिर भी पूछूँ आज जितने थिएटर वाले हैं, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं कि आप थिएटर क्यों कर रहे हैं?
अब मेरे से भी कोई पूछे आपने थिएटर क्यों किया? तो मैंने आपको शुरुआती दौर में बताई पूरे विस्तार से। हम्म। और मुझे थिएटर करने का कोई दुःख नहीं है, ठीक है? दूसरी कुछ चीज़ें हो सकती है, वो अलग चीज़ है। तो है, आपने जो बिल्कुल सही कहा कि ये तपस्या का मार्ग है। जो घर फूँके आप ना, वो चले हमारे साथ, ये लाइन वैसी है। अब कुछ न कुछ तो आप अगर समाज में परिवर्तन ना कहूँगा, लेकिन अगर समाज को कुछ अच्छे संदेश अपने नाटकों के माध्यम से देना चाहते हो, तो कुछ त्याग, कुछ तपस्या तो करनी पड़ेगी। थिएटर अगर आमदनी का ज़रिया बनता है तो बल्ले-बल्ले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? जी, लेकिन उतना आसान नहीं है, लेकिन संभव है, असंभव नहीं है। बिल्कुल। एक तो अब उम्र हो चुकी है, काफ़ी एज्ड हो गए हो, नहीं, लेकिन नहीं। चाहते आप हैं तो कीजिए, लगन हो तो हो सकता है। आज वरुण सिन्हा जैसे 50 आदमियों से मैं मिलूँगा कि भैया ₹10 लो, मेरा नाटक देखो, तो 10 नहीं आए, 2 तो आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अच्छा लगा तो अगली बार। मैं क्या करता था, मैं एक ही अतिथि को 10 बार फ़ोन करता था, "आप आइए।" "अरे भैया तुम कल तो फ़ोन किए थे, फिर कर रहे हो?" मैंने कहा, "सर कर लिए, खाली बैठे थे।" क्योंकि आपको बार-बार बुलाने से वो क्या है ना, कभी ना तो आएगा। एक बार आएगा, फिर वो आपका दर्शक बन गया, फिर आपका वो परमानेंट गेस्ट हो गया। बहुत से प्लेज़ होते हैं, पता ही नहीं चलता है, कहाँ हुए, क्या हुए। देखिए ये गिरावट सिर्फ़ बंगाल में नहीं है, चहु और है। जी, ये फिर भी काफ़ी जगह थिएटर हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि दर्शक बनाइए, तपस्या आपने जैसे कहा कीजिए, और अपने मार्गदर्शन या मतादर्श जिसको मैं कह सकता हूँ, उसको क्लियर कीजिए। अगर ये बातें हैं तो मुझे नहीं लगता है कि थिएटर करने में अभी भी कोई बहुत बड़ी आफ़त आएगी। देखिए, अनुदान तो सरकारों पर निर्भर है, सरकारें आएँगी, जाएँगी। अब वो एक अलग मुद्दा है कि आप सरकार के कितने करीब हैं, आपको अनुदान मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है, वो उस चर्चा में मैं ये हमारी चर्चा का विषय भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये अभी भी कह रहा हूँ कि आपकी अगर मतादृष्टि क्लियर है, तपस्या कर रहे हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं है, संभव है, अभी भी संभव है। अ, ओम जी एक सवाल की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। तो पहले हम वो देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते धन्यवाद, बहुत हैं। चला है। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि ओम पारिक यानी ओम भैया के ऊपर आप लोग सेमिनार कर रहे हैं। ओमदा सच कहा जाए तो एक डेडिकेटेड एक्टर थे क्या? हैं, भले वो नाटक नहीं कर रहे हैं इन दिनों अपने पारिवारिक कारणों से, नौकरी के कारण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक डेडिकेशन किसे कहते हैं एक एक्टर के प्रति, वो हमने देखा है उनको रंगकर्मी में काम करते हुए। ओमदा किसी भी मुश्किल के समाधान का नाम था ओमदा। किसी तरह की मुश्किल आ जाए रंगकर्मी पर, वो ट्रेन में टिकट की मुश्किलें हों, थिएटर की मुश्किलें हों, कोई टेक्निकल मुश्किलें हों, सारा समाधान ओमदा के पास हुआ करता था। और ओमदा जब हम लोग के साथ चलते थे कहीं, तो हम निश्चिंत होते थे कि किसी भी मुश्किल पड़ेंगे वो ओमदा हमें खींच कर ले जाएंगे। थिएटर में छोटा रोल हो चाहे बड़ा, मैंने हर रोल को उन्हें पूरे मन से करते हुए देखा है। याद आता है जब कोर्ट मार्शल में वो उनका डायलॉग शुरू होता, 10 जून की रात, और पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता था। ओमदा कोलकाता छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। एक बात जो मैं जानता हूं, मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा डिमांड रखा था रंगकर्मी ग्रुप में कि इसका फुलफिल हो जाए तो मैं नौकरी भी छोड़ दूं और कहीं ना जाऊं। लेकिन उनकी वो मांग नहीं मानी गई थी। ये सचमुच में अगर मांग ली गई होती तो आज भी ओमदा का जलवा हम लोग मंच पर देख रहे होते। आज उषा जी नहीं रही, लेकिन उनके बाद जिनका स्थान था वो ओमदा ही थे, और ओमदा आज रंगकर्मी को बहुत आगे ले जा सकते थे।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, ओमदा कलकत्ता से बहुत दूर रहकर भी बहुत दूर नहीं है, वो हमेशा हमारे करीब हैं। उनसे अक्सर बातें होती रहती है। उनका पथ प्रदर्शन हमें उनके फोन के माध्यम से, उनके फेसबुक अकाउंट से मिलते रहता है। हम चाहते हैं कि ओमदा, आप भले मंच पर नहीं है, लेकिन मंच पर भी आप सदा सक्रिय रहें, हम आपसे सीखते रहें, आप आनंदित रहें, खुश रहें, मिलते रहें। बहुत बहुत आभार सुशील कांति, मेरा बड़ा प्रिय साथी है, बहुत काम किया मेरे साथ, खुद बहुत अच्छा गायक है, अच्छा अभिनेता है। रंगकर्मी में काफी काम किया उसने, अभी भारतीय भाषा परिषद में है, वो लेखन का बहुत काम कर रहा है और एक प्लावन बसों के संग थिएटर भी कर रहा है। सीधा सरल एकदम, बहुत मेहनती। ये जी, ऐसे लोग थे तभी वरुण जी हम काम कर पाए। बिल्कुल। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क होती है। मतलब हुँ, हुँ। मानते थे, कहते थे, वो कर लेते थे। मतलब बिल्कुल एक पूरा टीम वर्क था और बहुत अच्छा है सुशील कांति, ऐसे व्यक्ति किसी थिएटर वाले को मिले। मैं तो कहता हूँ जो पुराने लोग यूनाइटेड होके भी अगर आज रंगकर्मी में रहते हैं या जाएं या करें ना, काफी चीज आगे बढ़ सकती है। खैर वो एक हर थिएटर का एक अपना होता है, वो अलग चीज है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। वैसे तो हमारे संपर्क में ही ये लड़के लोग, हमेशा ही बात होती रहती है, साथी जी, हैं जी, हमारे। जी। लेकिन आपने आपने जोड़ा उसके लिए आभार। बस हमारी कोशिश थी कि मैं ऐसे ही लोगों को आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि सब आपसे इतने कनेक्टेड हैं कि हम क्या बताएँ, इसे शब्दों में तो बयाँ नहीं किया जा सकता ये बात। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो कि हम आगे बढ़ते हैं कि अ, रंगकर्मी की ही बात है कि जब भी रंगकर्मी में के शो होते थे, तो चाहे वो कोलकाता में हो, कोलकाता के बाहर हो, भारत में कहीं पे भी, या फिर भारत के बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा शो रंगकर्मी भारत के बाहर भी करते थे। तो हमेशा एक बात जो था वो सबसे पहले पूछी जाती थी कि ओम जी कहाँ हैं? यही पूछी जाती थी, क्योंकि सब कुछ आप ऑर्गनाइज़ करते थे। और जब आप रंगकर्मी से दूर रहे, तो फिर जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि ओम जी कहाँ हैं? तो सबके मन में एक ही सवाल था कि जब आपने अपनी ज़िंदगी के जो सबसे कीमती वक़्त था, वो थिएटर को दे दिया, तो आज आपने थिएटर से इतनी दूरी क्यों बना ली? बहुत मुश्किल सवाल किया वरुण जी आपने। मैं बहुत चुप्पी साधे हुए बैठा हूँ 10 साल 12 साल से। खैर फिर भी आपने जब पूछा है तो देखिए, एक जो मूल बात है कि मैंने वैसे थिएटर छोड़ा नहीं था, मुझे छोड़ना पड़ा था। मैं नेशनल एनजीएमसी, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन में, जो गवर्नमेंट की है, काम करता था। मुझे लगा कि 2007 में कि वीआरएस की स्कीम आई, तो मैंने कहा वीआरएस ले लेते हैं और फुल टाइम थिएटर करेंगे। तो हमने वो इमोशन में आके अप्लाई कर दिया और वीआरएस ले लिया मैंने। हालांकि मेरी रिटायरमेंट वाली एज नहीं आई थी। करके मैंने वो सोचा फुल टाइम थिएटर करेंगे, तो दल को बोला भी। अब जो भी हालात रहे, जो भी कारण रहे, एक भाई अब जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए। छोटा सा राशि जो है वो नहीं उस वक्त हो पाई। तो जो भी कारणों से हैं वो मैं फिर उस कहीं तो क्या करूं, फिर वापस तो जॉब कर नहीं सकता, वो अप्लाई कर चुका था। और कुछ नहीं रहेगा तो बीवी है, बच्चे हैं, तो हम करें क्या। कोलकाता में कहीं मिला नहीं, या थोड़ा सा मैं दुखी हो गया कि थिएटर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं शायद, अब ये भूल थी मेरी या अच्छा या बुरा मालूम नहीं, मैं फिर उस वक्त कोलकाता में फिर काम भी नहीं करना चाहता था। मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये संयोग से यहाँ का ये ऑफर मिला तो मुझे आना पड़ा। हालांकि एक बात मैं आज बताऊंगा, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है, मैं आज आपका सार्वजनिक मंच है। मुझे श्यामानंद जी ने बुलाया था, श्यामानंद जालान ने, उनको पता चल गया, कहीं नहीं जाओगे तुम, एकदम कहीं जाना नहीं है, कोई बात नहीं, तुमको नौकरी ये छोड़ रहे हो, मेरे यहाँ करो। मैंने कहा मैं तो थिएटर करूंगा, नौकरी फिर क्या करूंगा। तो बोले नहीं, तुम वही करो जो करते रहे हो, लेकिन यहाँ करो। पता नहीं मेरा मन नहीं माना कि सारी जिंदगी हम रंगकर्मी में काम किए, कहीं और नौकरी करके वहाँ वहाँ दिन भर रह के फिर मैं रंगकर्मी में जाऊंगा। वो पता नहीं मेरे दिल ने उसको ये नहीं किया, अलाउ नहीं किया, तो मैं यहाँ चला आया। अब क्यों आया, क्या हुआ, बहुत है। और कभी कभी वरुण जी बहुत कुछ अनकहा रहना चाहिए, थिएटरों में होता है। तो अब है नहीं, आज उषा जी भी नहीं है, उनको प्रणाम।
होता है, लेकिन ठीक है, जो भी हुआ वो अच्छा बुरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत कुछ अब अनकहा रहे। अच्छा इतना साल गुजार दिए, कुछ भीतर ही रहने दीजिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा सब ग्रुप के लिए, रंगकर्मी की अकेले के लिए नहीं है, कि आप थिएटर करते जाइए, ओम पारिक ना हो, कोई और हो, कोई तीसरा हो, आप ग्रुप में अपने पीछे एक आपका दूसरा व्यक्ति को तैयार कीजिए, कि ऐसा ना हो कि आप न रहें और थिएटर प्राय बंद हो जाए। और ये सिर्फ हिंदी थिएटर में नहीं, आपने इस पर मैं बहुत बड़ा एक कुछ लिखने वाला भी था, मैंने लिखा नहीं किसी कारण से, कि आप एक बार नजर उठा के देख लीजिए। आज उत्पल दत्त गुजरे, उनका पीएलटी ग्रुप बंद हो गया। आज विभास चक्रवर्ती इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन विभास चक्रवर्ती के बाद कौन है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन चलाएगा? है नहीं। यही हाल नंदीकार में चले, उनके घर वालों ने संभाल लिया। यही वहाँ आपके अशोक चट्टोपाध्याय हैं, उनके ग्रुप में भी कुछ दिखाई नहीं दिया। मनोज मित्रा का इतना बड़ा सुंदरम ग्रुप, वहां भी मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है। श्यामानंद जी गए, विनय शर्मा ने चलिए संभाला है, उसको कर रहा है, लेकिन श्यामानंद जी की तरह वो एक मतलब उस तरह लेवल का कोई आदमी और चाहिए था। चेतना जी चली तो फिर भी चलिए पता नहीं काम कर रहा है। नए लोगों में उमा झुंझुनवाला अच्छा काम कर रही है, लेकिन मुझे जो कहना है, जो मैं सिर्फ ये रंगकर्मी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। आज देखिए, आज मान लीजिए मुझे सबसे बड़ी तकलीफ वरुण जी, मैंने थिएटर छोड़ना पड़ा, मैं नहीं कर पाया, उसकी तकलीफ मुझे नहीं है। मुझे आज सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि रंगकर्मी उस लेवल का काम क्या कर पाएगा। मेरे मन में एक प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है कि उनके बाद कौन संभालेगा। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता है। ठीक है, हो सकता है वो लोग बाकी जो हैं वो लोग कोशिश करेंगे, लेकिन अगर यही बात आज मान लीजिए आपके अंदर ही कोई व्यक्ति खड़ा हुआ होता जो कमान संभाल सकता, जो ठीक लगे आपको। देखिए, इसमें हो सकता है किसी व्यक्ति में वो योग्यता निर्देशक को नजर नहीं आए, किसी और में है, आप किसी को भी रखिए। रहे तो आप, न रहे तो थिएटर चलता रहे। मेरे साथ थिएटर खत्म ये नहीं होना चाहिए। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये सिर्फ अपने ग्रुप के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। ये चारों तरफ मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पता नहीं आप भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं या नहीं, कि एक व्यक्ति विशेष पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए थिएटर। आप साथ साथ खड़ा कीजिए सबको। बहुत ग्रुप गए ऐसे, बड़े बड़े दिग्गज लोगों के ग्रुप बना दिल्ली में और में, चलता नहीं है उनके बाद। ये एक कोशिश अगर रहे, और जितने दिन किया अच्छा किया, ठीक है, ऑफ रहना पड़ा, रहने दीजिए। कुछ बातें जो है मैंने पहले कहा अनकही रहे, बेहतर है। आते हैं फिर वापस इस उम्र के दौर में, जितनी ऊर्जा बची है, जितना कर सकते हैं ग्रुप के लिए, औरों के लिए, थिएटर के लिए करेंगे, बेशक करेंगे। बिल्कुल, और सभी को इंतज़ार है आपके लौटने का। हम जितने लोगों से बात कर रहे थे, सभी यही कह रहे थे कि कब ओम जी लौटेंगे, कब लौट के आएँगे और वापस सारी चीज़ें सँभालेंगे। और आपका दर्द बिल्कुल सही है कि कोई व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिए, थिएटर सबका है और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये दर्द वही समझ सकता है जो रंगकर्म को अपना सारा जीवन देता है, उनसे जुड़ता है, तो वही समझ सकते हैं। मैं एक और वीडियो आपको सुनाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा एटलीस्ट। वो आपके शुरुआती दिनों के साथी हैं जो आपके बारे में कहते हैं। मैं आप सुनिए, वो ज़्यादा बेहतर है, मैं आपको सुनाता हूँ। जी, जी। ওম পারেখ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ওম আমার বন্ধু, দীর্ঘদিনের বন্ধু, প্রাণের বন্ধু, থিয়েটারের বন্ধু, যার সঙ্গে আমরা একই সঙ্গে থিয়েটারে যাপন করেছি সুদীর্ঘকাল। একসঙ্গে মঞ্চে উঠিনি, কিন্তু তবুও বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে, এবং সেটা চলছে এখনও। ওম মানুষ হিসেবে অত্যন্ত রুচিবান, সংস্কৃতিবান এবং বিবেক রয়েছে যার হৃদয়টা অনেক বড়। হিন্দি থিয়েটারের মানুষ, রঙ্গকর্মীতে অভিনয় করতেন। আমার সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবার কোনো সুযোগ ছিল না। আমি তোকে দেখেছি অনেক প্রযোজনায়, বেশ চোখে পড়ার মতো অভিনয়। কিন্তু ওমকে আমি যে বিশিষ্টতায় দেখেছি তা হলো ওম একজন বিরল প্রজাতির নাট্য সংগঠক। এমন নাট্য সংগঠক কিন্তু আমি খুব বেশি আমার জীবনে দেখিনি।
রঙ্গকর্মীতে ওম যখন কাজ করেছে নিয়মিত, তখন তাকে দেখেছি যে সামগ্রিকভাবে থিয়েটার নিয়ে তার ভাবনা চিন্তা কতটা কতটা গভীর, কতটা হৃদয় দিয়ে সে থিয়েটারকে ভাবে, এখনও কিন্তু ভাবে। হয়তো নিয়মিত থিয়েটার চর্চার মধ্যেও নেই, কিন্তু থিয়েটার ওর হৃদয়ে প্রথিত হয়ে আছে, যার থেকে ওর বেরোবার কোনো উপায় নেই। তাই টেলিফোনে যখনই আমাদের সঙ্গে কথা হয়, আমাদের ভাবনার আদান প্রদান হয়, চিন্তার আদান প্রদান হয়, এবং সেটা সদর্থক। থিয়েটারের কোনো দেনা পাওনার সম্পর্ক নেই। সেই ওম, সেই ব্যক্তি ওম, সেই বিশিষ্ট নাট্য সংগঠক ওম, সেই অভিনেতা ওম, সেই রঙ্গকর্মীর ওম আমার বন্ধু, এটা আমার পক্ষে পরম পাওয়া। আমি কৃতজ্ঞ আমি ওর মতো বন্ধু পেয়েছি। ওম, তোমার সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে বা সেরে তুমি কলকাতায় দ্রুত চলে এসো, আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ো তোমার থিয়েটারের কাজে। থিয়েটারে তোমার মতো মানুষদের খুব দরকার। আমার তো দরকারই। কথা বলতে চাই, ভাবতে চাই নতুন করে। মনে পড়ে সেই সমস্ত দিনের কথা। রঙ্গকর্মীতে যখন তুমি প্রথম কাজ শুরু করেছিলে, আমরা তখন যে সমস্ত কথা নিয়ে আলোচনা করতাম, সেটা আবার নতুন করে শুরু করতে চাই। ভালো থেকো ওম। আমি খুব দ্রুত দেখতে চাই তোমায় কলকাতায়। তোমার শুভকামনা করি। সব সময় তুমি সুখী থাকবে, থিয়েটারের কথা ভাববে, ইতিবাচক চিন্তা করবে, এটাই একমাত্র আমার কামনা। ভালো থাকবে। তোমার বন্ধু বিমল। बहुत बहुत शुक्रिया विमल, बड़ा प्यारा बंधु है मेरा। और ये शुरुआती दिनों से, और इसका देखिए वरुण जी, जो बात मैं कह रहा था कि थिएटर का कमिटमेंट, विमल कितना बड़ा डायरेक्टर है, मालूम नहीं आपने उसके प्लेस देखे हैं या नहीं। जी, जी। बहुत अच्छा डायरेक्टर और इतना अच्छा इंसान। ऐसे लोगों की अगर थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाए थिएटर में, तो जो बात मैं कह रहा था ना, वो बिल्कुल हो जाएगी। इतना अच्छा, मतलब मेरे संग इसके थिएटर का रेपो इतना जबरदस्त है, मैं 1 मिनट में समझ जाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो क्या कहना चाहता है। लेकिन जो बात मैं अभी कह रहा था, अपने बात आज देखिए, प्रकाश ने काम शुरू किया, प्रकाश भी कर रहा है, विमल भी कर रहा है। एक एक टीम है ना। तो आज मान लीजिए, देखिए, दुनिया में आए हैं, जाना पड़ेगा, ये सार्वभौमिक सत्य है, आपको अच्छा लगे माने या न माने। तो आज एक टीम तैयार रहेगी तो किसी के न रहने से काम बंद नहीं होगा। विमल भी डायरेक्शन देता है, प्रकाश भी देता है। प्रकाश ने तो सारी, मतलब मेरी तरह उसने पूरी जिंदगी दी थिएटर में। एकदम शुरुआती दौर से नंदीकार से निकला, ये ग्रुप बनाया नंदीपट। नंदीपट में खुद भी है, विमल भी है, और भी तैयार करते हैं। इसी तरह से विमल जैसे व्यक्ति, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे अगर 10 व्यक्ति भी थिएटर में हो, थिएटर का दम भला हो जाएगा। माई सैल्यूट टू हिम। मतलब मैं, वो इतना अच्छा है ना, वो अपनी बात नहीं कहता है, वो दूसरों की प्रशंसा करता है। तो यही है, इसी तरह से कुछ लोग आए, आगे आए, और बने, नया काम हो। थिएटर चलना चाहिए, मतलब मेरा मूल मुद्दा यही है। हम जो कहते आए हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो थिएटर आल्सो मस्ट गो ऑन। थिएटर चलेगा तभी तो शो चलेगा। जी। एकदम सही बात है। और बिमल दा की जहाँ तक बात है, तो बिमल दा इतनी सरलता के साथ वो काम कराते थे। अपने अंदर कितना एक्सप्लोर किया हमने, उनके जो भी बातें वो कहते थे, उसके साथ-साथ वो बहुत बाद में जाकर के धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि वो क्या समझाते थे और वो कितनी गहराई में उतर कर वो बात कहते थे। तो उनके बारे में क्या कहें, मतलब शब्द कम पड़ जाएँगे। जी। जी, बिल्कुल। ओम जी, मुझे तो मतलब लगता है कि अगर हम बात करें तो ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपसे बात करने के बाद, आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फिर से कोलकाता के साथ जो एक संबंध है, उसे स्थापित कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी दिनों से बाहर हूँ, तो वो चीज़ें छूट गई थी कहीं न कहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से उसी जगह से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे वही अपने पुराने दिन याद आए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वहाँ के सारे लोग ऐसे ही बात करते थे, इतने प्यार से समझाते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने सारी बातें कही है, जो जो भी नए बच्चे आएँगे, जो सीखना चाहते हैं, सच में सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अ, उपयोगी होगा। अगर वो थोड़ा भी अनुसरण करें, तो मेरे ख़्याल से वो अपने काम को बहुत ही सफलतापूर्वक कर पाएँगे। बिल्कुल। और अंत में अगर आप इजाज़त दें, तो सुशील कांति ने एक इच्छा ज़ाहिर की थी कि जी। कोर्ट मार्शल की कुछ
पहली पंक्तियां हम जब बोलते थे, जी, जी। तो अभिनय का कीड़ा और वो थोड़ी-सी झलक आज भी जिंदा है। आप कहें तो मैं वो कुछ डायलॉग्स बोल के अपनी बात को खत्म कर देता हूँ, उसके बाद नहीं बोलूँगा। बहुत-बहुत आभार आपका, सभी लोगों का आभार। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, जो मैंने सीखा अनुभव वही कहा। तो आपकी अगर इजाज़त हो तो वो कुछ लाइन्स कोर्ट मार्शल की मैं आप कहें तो अगर बिल्कुल, इजाज़त हो आप। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। 10 जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 ऑफिसर्स कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने सरकारी राइफल से उन पर गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की मौके वारदात पर ही मौत हो गई और कैप्टन कपूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कैप्टन कपूर बच गया क्योंकि गोली उसके बाएं कंधे के पास लगी थी। अगर गोली सीने के 2 इंच नीचे लगी होती तो कैप्टन कपूर के बचने का सवाल ही नहीं उठता था। इसका मतलब है जवान रामचंद्र जानबूझकर इन दोनों का कत्ल किया। इसीलिए ताजीरात हिंद दफा 369 के तहत रामचंद्र पर मुकदमा चलाया जा रहा है, कोर्ट मार्शल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ओम जी, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मस्त हो गया।